फार्माकोथेरेपेटिक्स पेपर सोल्यूशन 2024। इसके पहले हम फार्माकोलॉजी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और फार्माकोथेरेपेटिक्स जो कि इंग्लिश मीडियम है पूरा तरह से कर लिए थे। आज ये आपका बाइलिंगुअल यानी हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम मिक्स करके पोर्शन दिया गया है। कल इसका नोटिस रखा गया था, बट बहुत टेक्निकल इशू के नाते हम 2.5-3 घंटा वीडियो लें, बट यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ भाई, ठीक है, तो वो ख़राब हो गया। तो दोबारा हम क्या कहें, बोले मॉर्निंग में आपका शेड्यूल कराया जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये मॉर्निंग में है फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। अभी आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक ने पेपर में टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया, क्या हो गया, टॉपर बैच जो लॉन्च किया गया है 2025 भाइयों के लिए, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, प्लीज़ आप इसे जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपकी यही नैया पार कराने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी इशू होगा तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत सारे टेक्निकल इशू करते हैं। यानी फार्माकोथेरेपी पेपर की कोड की बात की तो 2609 आपका पेपर कोडिंग दी गई है। मार्क की बात की जाए तो 80 नंबर का रहेगा और टोटल टाइमिंग 3 घंटा रहेगा। 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर ख़त्म कर देना है। इसमें आप क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, आप ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह जानते हैं, सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं। यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। बहुत सारे भाई बोले थे सर आप पार्ट ए बी सी यही में करा देते हैं, बहुत लेंदी वीडियो हो जाता, उसको हम क्या कर दिए, कम किए हैं, 1-2 घंटा के अंतराल में कराएंगे। पार्ट ए हम यहाँ पर देखेंगे, फिर यानी इवनिंग शाम में क्या करेंगे, पार्ट बी और पार्ट सी को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो 1 घंटा ये हो जाएगा, 1 घंटा वो, यानी 2 घंटे में हो जाएगा। यदि आप कंबाइन देखना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, कि 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। आंसर एनी 6, कोई आपको क्या करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। आंसर एनी 6, कोई इसमें से 6 आपको करना रहेगा। पहला आपके सामने दे रखा व्हाट इज हाइपर टेंशन, यानी एक्चुअल में बताना पड़ेगा हाइपर टेंशन क्या होता है। फिर एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन, मतलब दवाओं के द्वारा किसी चीज़ को यानी हाइपर टेंशन को कैसे तुम ट्रीट कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपके सामने ऐसी प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा, हाइपर टेंशन, ठीक है। हाइपर टेंशन प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा। हेडिंग वगैरह बड़ा मायने रखता भाई, ठीक है। आपसे अनुरोध है आप हेडिंग वगैरह पूरे अच्छे तरीके से मेंशन करके डालिए। देखिए अब लास्ट में बताएंगे एक्चुअल में हेडिंग वगैरह डाल के कैसे लिखा जाता है, ठीक। बट आप थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज लेते चलिए कि हेडिंग आपको ऐसे ब्लैक पेन से डालने से सर्कल करना है। अब समझते हैं हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और टेंशन मतलब क्या होता है, जब हमारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर टेंशन कहते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल में हम सिंपली देखा जाए तो ये हमारे पास आर्टरीज हो गए। आर्टरीज मतलब हमारी नस हो गई। नस के अंदर क्या चीज़ फ्लो करता है, हमारे पास ब्लड फ्लो करता है। तो इनकी दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट करता, कौन, ब्लड करता। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब यही ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है, लंबे समय तक हाई रहता है, तो उस कंडीशन को हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। तो क्या लिखा है, हाइपर टेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आर्टरीज में समान रक्त दाब से अधिक दाब हो जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब जो समान रक्त दाब होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, उससे वो कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो परिभाषा समझे। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई रहता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। लंबे समय तक, याद रखना, जैसे मान लेते हैं आप कहीं कोई टेंशन लिए तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो उसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। आप लंबे समय तक स्ट्रेस में या कोई चीज़ लंबे समय तक सोच रहे हैं, ठीक, उसके कारण से कोई आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है और टेंशन लंबे समय तक रहता है, तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये लिखा, जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई रहता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी नॉर्मल बीपी क्या होती है, आपको बता देना चाहते हैं। 2 चीज़ होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 120 और ऐसे करके 80 mmHg लिखा जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 तुम्हारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब हाई बीपी कब हो जाती है, जब यही बढ़ जाता है। जैसे 120 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 140, और यानी 80 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 90।
ठीक है, 90 mmHg हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? हाइपरटेंशन के बारे में। अब गुरुदेव क्या कारण है कि किस पर्सन को हाइपरटेंशन हो जाता है? तो कईयों कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइपरटेंशन एक वास्तविक कारण पता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में हाइपर कंडीशन देखा जाए तो एक वास्तविक कारण नहीं पता, बट कुछ कंडीशन है कि यानी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे वसो कॉन्ट्रैक्शन। अब वसो कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? वसो कॉन्ट्रैक्शन, वसो मतलब हमारी वेसल्स होती है, नस होती है। तो ये हमारे पास नस हो गई, नस क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब इधर से थोड़ा सा दब जाएगी, इधर से दब जाएगी। तो ये दब जाएगी तो बताओ एरिया यहाँ पर कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वसो कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी हो सकता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ने के कारण, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जैसे हमारी नसें हैं, ठीक है, नसों से यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ पर हमारा हार्ट हो जो पंप करने का काम करता है। जब आउटपुट क्या कर बार बार लंबे समय तक ज़्यादा फ्लो करा रहा है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बोरिंग पानी ज़्यादा देगी तो डिलीवरी में क्या हो जाएगा? ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो वही सेम टू सेम कार्डियक आउटपुट बढ़ने के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। सोडियम क्लोराइड की अधिक मात्रा लेने पर जो पर्सन क्या कर देता, नमक ज़्यादा अमाउंट में खाता है। ऐसे कुछ आदमी नहीं होते हैं कि नमक भुरभुरा के फिर ऊपर में पीट देते हैं, भाई खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो उन सबको सही करने के लिए क्या उसको यानी एक्चुअल में नमक कम खाना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। यानी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मान लेते हैं आपके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, उसके कारण से भी आपको हो सकता है, ठीक है। पॉलीनेफ्राइटिस मतलब जो आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें कोई डैमेजेशन आ जाता है तो उसके कंडीशन से हो सकता है। स्लीप एंड यानी एपनोमिया, अब ये क्या होता है? सही से आप सो नहीं रहे हैं, ठीक है, इसलिए बोला जाता है प्रॉपर नींद ली जाती है। अब प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो उसके कारण से भी आपको क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो स्लीप एपनिया हो सकती है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कोई ऐसा बंदा है जो इस कैटेगरी की दवा खा रहा है, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे आप बंदा पीसीएम पैरासीटामॉल लंबे समय से खा रहा है, डाइक्लोफेनेक लंबे समय से खा रहा है, ठीक है, एस्पिरिन देखा जाए तो ये सब यदि बंदा लंबे समय तक खा रहा है तो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का कॉजेज हो सकता है। ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है, ठीक, ये भी मेंटेन करना होता है। तो जो अब स्टेरॉयड, कोई पर्सन स्टेरॉयड ले रहा है तो उसके कारण से भी उसको यानी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हो गया कारण के बारे में। अब यहाँ से पैथोजेनेसिस यानी रोग, यानी एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा? यूटेक, मतलब हम जब क्या लेते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? जंक फूड खाते हैं, जैसे चाट, चाउमीन, फुल्की, बर्गर, ये सब ज़्यादा अमाउंट में हम जब खाते हैं, ठीक है, तो हमारे नसों में वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। या स्ट्रेस लेंगे उसके कारण से हो सकता है, अदर फैक्टर भी हो सकता है, यानी अन्य कारण हो सकता है। अब ये सब जब होगा तो हमारे पास जो ब्लड वेसल के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होगा, नसियों के अंदर ऐसे इकट्ठा होगा। जैसे हमारे पास ये नस हो गई ना, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं, ये हमारे पास नस हो गई, तो नस के अंदर ऐसे धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ डिपॉजिट होगा। बताओ यहाँ डिपॉजिट होगा तो एरिया कम हो, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब बताओ ये जब यहाँ पर होगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हमारे पास दूसरे स्टेप में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ये लंबे समय तक रहेगा, लॉन्ग टाइम ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो उसको हाइपरटेंशन कॉजेज हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा बाबू? हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो आपके सामने ये दे रखा है पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक। अब ये पैथोजेनेसिस होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तुम्हारे पास क्या होता है? कैसे तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक। तो उसके पहले जानना पड़ेगा थोड़ा सा दिखाओ, यानी इस आदमी को हम कैसे जानेंगे कि ये बीमारी हुई है? तो कुछ लक्षण दिखेगा तो उस लक्षण को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग देखते हैं। चेस्ट पेन होगा उस पर्सन को, ठीक, और उसके साथ साथ ब्लर विजन, मतलब सही से आगे दिखेगा नहीं। ब्लीडिंग नोज, नाक से क्या हो जाएगी? ज़्यादा उन्हें क्या करेगा, ठीक है, ब्लीडिंग होगी। यदि चोट वोट लगा रहेगा तो, यदि बहुत हाइपरटेंशन हो जाएगा तो, ठीक है, पर्सन का ब्लड प्रेशर हो गया है ज़्यादा, ठीक। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाता है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाओं के द्वारा आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कई दवाइयाँ आती है, जैसे डाईयूरेटिक दे देंगे। डाईयूरेटिक में सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है? फुरसामाइड। अब फुरसामाइड दिया जाता है, हमारी ये किडनी के पास जाता है, कहता है तो लेवल बढ़ावा। जब लेवल बढ़ाएगा तो फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देगा, जाहिर सी बात ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दवा क्या दे सकते हैं? क्लोरोथियाजाइड भी आप दे सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा? प्रोजोसिन दे सकते हैं, टेराजोसिन दे सकते हैं, ये दो दवाइयाँ आती है। बीटा ब्लॉकर के अंतर्गत देखा जाए तो टीमोलाल हो जाएगा, प्रोपनोलाल हो जाएगा।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखा जाए तो तुम्हारे पास कौन सी आती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिल्टीजैम बोलते हैं, वेरापामिल बोलते हैं। तो ये दो दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। वसोडाइलेटर जो हमारे पास नस होती है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर देगा, वसोडाइलेटर, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोलाजीन आता है, मीनोजेगडील आता है। तो ये तुम्हारे पास होगा इनके बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, हाइपरटेंशन को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। नेक्स्ट आपका दे रखा है व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा क्या होता है। डिस्कस इस ट्रीटमेंट एलॉन्ग विथ सिम्टम, मतलब अस्थमा के बारे में बताना पड़ेगा, कैसे तुम जानोगे कि पर्सन को अस्थमा हो गया, कुछ लक्षण दिखना चाहिए, तो उसको हम अच्छे तरीके से इसमें नोटिस करने वाले हैं, साइन और सिम्टम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिख रखा अस्थमा, तो आपको प्यारा सा ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा, किसके बारे में, अस्थमा के बारे में डालना पड़ेगा। अब अस्थमा तो भाई हर बच्चा सुना होगा, कहते हैं इनको अस्थमा हो गया, ठीक है, किसी को खांसी ज़्यादा आ रही है तो कहते हैं अस्थमा हो गया, ऐसा सुने होंगे, ठीक है। तब लिख रखा क्या अस्थमा क्या होता है गुरुदेव, इसके बारे में। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज है जो मुख्यतः श्वास नली को प्रभावित करती है। अब ये क्या देख रखा है, श्वास नली क्या होगा, जैसे हमारे पास नाक हो गया, नाक से ये हमारे पास विंड पाइप हो गए, ये हमारे पास क्या हो गया बाबू, लंग्स हो गया, ठीक है, ये हमारे पास लंग्स हो गया। इसको जो इफेक्ट करता है, ठीक है, इसको जो इफेक्ट करता है और इसी के अंदर सूजन आ जाता है, ठीक है, सूजन आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये लिखा अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज है, मतलब बीमारी है जो मुख्यतः श्वास नली को प्रभावित करती है, मतलब सांस लेने वाली जो नली है सबको प्रभावित करेगी। अस्थमा में वायु प्रवाह से, ठीक, वायु प्रवाह में रुकावट हो जाती है, सही से आदमी सांस नहीं ले पाएगा। ब्रंकियोल हाइपर हो जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है। ब्रंकियोल मतलब क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास नोज हो जाएगा, विंड पाइप हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रंकियोल हो जाएगा, फिर ब्रोंकस हो जाएगा, कई जो होते, तो ये जो तुम्हारे पास हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, कोई दस्ट पार्टिकल आ जाएगा तुरंत छींक के बाहर निकाल देगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक में रुका, मतलब देखो सही से आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपको क्या होगी, घबराहट होगी, सांस फूलने लगेगा, सीने में यानी जकड़न हो जाएगी, खांसी के प्रतिक्रिया के यानी प्रकरण होता, कहने का मतलब खांसी आके वो हमारी सांस सोचती है कि ये ना श्वास नली को साफ कर दिया जाए, बार बार देखेंगे छींक खांसी आती है। तो अस्थमा का ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो अस्थमा के प्रकार, अस्थमा दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला तुम्हारे पास पहले लिखा एक्सटेंसिक दे रखा, दूसरा इंट्रेंसिक दे रखा। एक्सटेंसिक क्या होता है, इसमें हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस होता है जो स्टीजन की तरह काम करता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होता है इंट्रेंसिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्यूनो मैकेनिज्म। ये नॉन इम्यूनो होती है, मतलब इसे बाहर से हमें देखना पड़ता है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। तो अस्थमा के कारण, अस्थमा के प्रकार, अस्थमा के क्या कारण है गुरुदेव, इसके बारे में बता दीजिए। आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर लंबे समय से एयर पॉल्यूशन है, तब भी आपको अस्थमा हो सकता है। टोबैको स्मोक, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो तंबाकू ले रहे हैं, ठीक है, तंबाकू ले रहे हैं और धुएं वाला ले रहे हैं, उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। बाहरी एलर्जन, मतलब आपके अगल बगल बहुत सारे एलर्जन प्रेजेंट है जो आपको छींक खांसी ये सब चीज़ देख करने का कॉजेज काम करते हैं, ठीक। बाहरी एलर्जन हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास स्मोक हो गया, स्ट्रेस हो गया, कोल हो गया, मतलब ऐसे एरिया में रहे जहाँ धुआं है, स्ट्रेस लंबे समय तक रह रहे हैं, ठंडक एरिया में रह रहे हैं, तो आपको होने का चांस बढ़ सकता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो क्या कर देती हैं बाबू, एक्चुअल में अस्थमा करती है। जैसे एस्पिरिन यदि लंबे समय तक खाएंगे तो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाएंगे तब भी आपको अस्थमा होने का चांस बढ़ सकता है, ठीक। देखो घर के धूल, यानी धूल, जो घर में हमारे पास धूल धक्कड़ होते हैं, जैसे कॉपी पे रहेंगे, वो बक्से पे रहेंगे, कपड़े में रहेंगे, तो इन सब से भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, वो लंबे समय तक रहेंगे तो दिक्कत होगी। माइट हो गया, परफ्यूम, किसी पर्सन को देखेंगे परफ्यूम से थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो परफ्यूम लंबे समय तक वो सूंघता रहेगा बंदा, तो उसको अस्थमा होने का चांस बन सकता है। इटियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा बाबू, ट्रीटमेंट हमें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बाबू, ट्रीटमेंट। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, देखिए अस्थमा पूछा था और ट्रीटमेंट पूछा हुआ था। तो ट्रीटमेंट बिना दवा के होता है और दवा के दोनों होता है, ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है अस्थमा का उपचार। अब अस्थमा का उपचार क्या होता है गुरुदेव, इसके बारे में बताते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब बिना दवा के प्रबंध किए हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दवा बिना दवा कैसे बोलेंगे, प्रिकॉशन करना, मतलब थोड़ा सावधानियां रखना। जैसे एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग आपको नहीं करना है, ठीक। उसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन एरिया से तुम्हें क्या करना है, दूर रखना है। ऐसे एरिया में रहना जहाँ एयर पॉल्यूशन ना के बराबर हो, ठीक।
वेस्टेज मटेरियल को जलाएं नहीं, जो तुम्हारे पास होगा, ठीक है, जब धुआं होगा तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक, तो ये हो सकता है वेस्टेज मटेरियल को जलाने से। छींकते समय मुंह पर गमछा रखें, ठीक है, मतलब आप छींक रहे हैं तो मुंह पे क्या कर देंगे, गमछा रखेंगे तो काम हो जाएगा। एवॉइड एल्कोहल, आपको दारू तो पीना ही पीना नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा से दूर रहनी चाहिए, मतलब ऐसी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारे सांस में प्रॉब्लम करे, नहीं तो अस्थमा हो जाएगा। प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हमें घर पे थोड़ा सा उठ के अनुलोम विलोम, मतलब ये लंबी लंबी सांसें लेनी, हंसना वगैरह सारा काम करना है, ठीक। अब ये तो नॉन फार्म का, अब ये नहीं करेंगे तो भैया दवाइयाँ तो हम सब लोग भाई हमारे फार्मासिस्ट हैं ये हैं, तो ये क्या करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखी है, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें क्या देते हैं, लिखा है फ्लूटिकासोन दिया जाता है, तुम्हारे पास मोमेटासोन दिया जाता है, फूरोड दिया जाता है, तो ये सब दवाइयाँ आती जो इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर होता है, ये भी आप दे सकते हैं। मोन्टिला कास्ट, इसके अंतर्गत मोन्टिला कास्ट आता है, और तुम्हारे पास क्या होता है, जिलोटॉन आता है, तो ये सब दवाइयाँ हम क्या करते दे सकते हैं जो अस्थमा को सही कर सकता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा अग्नोस्टिक में तुम्हारे पास क्या होगा, सल्मेटेरॉल दे, सल्बूटामॉल नहीं सल्मेटेरॉल होता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ और होती हैं, जैसे सल्बूटामॉल दे सकते हैं, लीवोसिट्राजीन दे सकते हैं, मोन्टिला कास्ट दे सकते हैं, एल्बुटेरॉल दे सकते हैं, फॉर्मिटॉल दे सकते हैं, तो ये सब दवाइयाँ दे सकते हैं जो अस्थमा को सही कर सकता है, ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा बाबू, डायबिटीज़ के बारे में। अब क्या क्वेश्चन पूछा है इनके बारे में, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, डिस्कस इन ब्रीफ, पहले बताना डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप ऑफ डायबिटीज़ विथ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले बताना पड़ेगा क्या बाबू, बताना पड़ेगा डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ बताना पड़ेगा, फिर टाइप ऑफ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं उसको बताना पड़ेगा, फिर लास्ट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी डायबिटीज़ हो गई है तो उसको हम दवा के द्वारा कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको भी हमें अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, चलते हैं, आपके सामने ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा डायबिटीज़। अब तो ये बच्चा सुना होगा डायबिटीज़, अब तो गांव में भी लोगों को हो रहा, कहते हैं शुगर हो गया इनको, ठीक, उसी को डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक। अब काहे होता है, तो कईयों कारण हो सकते हैं। अब इसमें अब तो ये भाई जेनेटिक हो गया, ठीक है, यदि मान लेते हैं आपके मम्मी पापा को हो तो आपके अंदर होने की चांस बढ़ सकता है। तो क्या लिख रखा है, डायबिटीज वह बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर असमान रूप से बढ़ जाता है, यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, इसे डायबिटीज कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम पैंक्रियाज होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, देखिए ये पेट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास पेट हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास पेट हो गया, ठीक है। तो पेट के जस्ट नीचे एक तुम्हारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ही नाम दिया जाता है बाबू पैंक्रियाज दिया कहते हैं, ठीक है, पैंक्रियाज कहते हैं। तो पैंक्रियाज के अंदर से क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम तुम्हारे पास इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को क्या कर देता है, मेंटेन करता है, मतलब ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी पैंक्रियाज यानी इंसुलिन की होती है। तो वही लिख रखा है डायबिटीज एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर ग्लूकोज असमान स्तर से बढ़ जाता है और इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, जब पैंक्रियाज इंसुलिन प्राप्त मात्रा में नहीं निकाल पाता, याद रखना, जब यानी पैंक्रियाज ही बोले ना, पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का मेंटेन करता है। जब पैंक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकाल पाता है तो शुगर लेवल हमारे ब्लड में, ठीक, बढ़ने लगता है। अब बताओ शुगर लेवल जब बढ़ेगा तो इस स्थिति को डायबिटीज अथवा शुगर अथवा मधुमेह रोग बोला जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन होगा किसके बारे में, डायबिटीज। यानी डायबिटीज 2 टाइप की होती है, ठीक है, 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। इसको टाइप 1 और टाइप 2 के नाम से भी जानते हैं। टाइप जो 1 होता है उसे डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं। कोई कहेगा डायबिटीज मिलाइटस तो समझ लेना टाइप 1 है, ठीक है। अब टाइप 2 क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, यानी डायबिटीज इंसिपिडस को देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 टाइप का डायबिटीज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, पैंक्रियाज की बीटा सेल, जो तुम्हारे पास पैंक्रियाज का बीटा सेल है, इंसुलिन न निकालने से होता है। मतलब पैंक्रियाज का हम नहीं निकाला, जा तू का करवा, तब उसके कारण से आपको टाइप 1 यानी हो सकता है डायबिटीज़ के बारे में लक्षण।
ठीक है। अत्यधिक प्यास, अब ये कैसे दिखोगे तुम जान जाओगे कि टाइप 1 हुआ। अत्यधिक प्यास लगेगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, थकान होगा, बार बार तुम्हें भूख लगी, तो ये सब यदि कंडीशन दिखे तो समझ जाना तुम्हारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुकी है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जाए तो क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन निकल रहा है बट शुगर कहेगा हम तो हेहर हो गए लाठी, हम नहीं काम करब तोहरे पे। ठीक है, तो जब हेहर हो जाएगा तो सही से काम नहीं करेगा, तो उसे इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन ठीक यानी ठीक से काम न करे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका नाम दिया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस बोला जाता है। तो यानी दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 होता है। ठीक, अब क्या कारण है किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, ये जेनेटिक फैक्टर होता है। मतलब आपको मामा को है, दादा को है, काका को है, तो उससे एक पीढ़ी से कईयों पीढ़ी से आपके शरीर के अंदर आ सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कारण पहला। दूसरा, ओबेसिटी, मतलब खा रहे हैं या मोटा हो गए एकदम से थई, जिसे मोटका मोटका बोला जाएगा। ठीक, तो मोटा हो जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो भी तुम्हारे पास भोजन करे उसका सही से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो उसके कारण से भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो वही लिखा, मोटापे के कारण से भी क्या कर सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी न करना, मतलब क्या कर रहे हैं, केवल आप खा रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसके कारण से भी आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक, ये हो गया। इंसुलिन का सही से काम न करना, मतलब पैंक्रियाज जो निकाल रहा है इंसुलिन वो सही से कमवा नहीं कर रहा। बताओ, सही से काम नहीं करेगा तो हमें डायबिटीज़ हो जाने का चांस बढ़ सकता है, तो डायबिटीज़ हो जाएगा आपका। दूसरा, पैंक्रियाज की बीटा सेल ही डैमेज हो जाए। ठीक है, जैसे पैंक्रियाज से बीटा सेल इंसुलिन निकाल रही थी, अब इंसुलिन में निकालने वाला बीटा सेल ही क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कहेगा हम भैया नहीं काम कर पाई हो इतना पैसा में। ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कारण हो सकता है। पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो क्या क्या होता है, पहले लिखा, बीटा सेल या पैंक्रियाज ठीक से काम न करे, मतलब बीटा सेल जब ठीक से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा, तो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब बताओ, ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा होगा तब उनको आदमी को क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मिलाइटस होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक, अब समझे कि नहीं, पैथोजेनेसिस में क्या लिखना है, सबसे पहले बीटा सेल सही से काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन, जिससे इंसुलिन लेवल हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है। अब इंसुलिन लेवल कम होगा तब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो उस पर्सन को समझ लो डायबिटीज़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कारण हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस, हम ऐसे कह दिया। ट्रीटमेंट कैसे, दवाओं के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं अलग अलग कैटेगरी की। तो इसमें लिख रहा है इंसुलिन निर्भरता, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो केवल इंसुलिन पर ही निर्भर करे। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास इंसुलिन पेन आता है। अब ये देखा जाए तो ऐसे एक पेन टाइप में आता है, जैसे ये पेन नहीं, ऐसे पेन टाइप में ये वाला चीज़ रख के और ये वाला क्या कर देते हैं, ऐसे यहाँ दाब दिया जाता है। यहाँ जब दाबेंगे तो उनके शरीर के अंदर जो यहाँ पर नीडल, पतली सी नीडल होती है, जैसे माछी नहीं काटती है, मच्छर काटता है, उस टाइप में थोड़ा सा लगता है और वो आदमी फिट आ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से भी सही हम कर सकते हैं। यानी सल्फोनाइल यूरिया जो डेरिवेटिव दवाइयाँ होती हैं, जैसे टलबूटामाइड हो गया, ठीक है, क्लोरोपापामाइड हो जाएगा, गिल्मीप्राइड हो जाएगा, तो ये सब दवाइयाँ देंगे जिससे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या, बिगुनाइड के अंदर जो तुम्हें मेटफॉर्मिन होता है, जो मेटफॉर्मिन 500 के नाम से मार्केट में आता है, और ये सबसे ज़्यादा दवा बिकने वाली है, और ये दोनों बिकती हैं। अब तो बहुत सारी कैटेगरी की दवा आ गई हैं एडवांस टाइप में। थियोजोला, ठीक है, थियोजोलेडियोन होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, रेसिग्लिटाजोल बोलते हैं, फियोग्लिटाजोन बोलते हैं। तो ये दवाइयाँ हो गई, इनसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट किया जा सकता है किसी भी पर्सन का ट्रीटमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, यानी दवा के द्वारा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, सार्स यानी कोविड-2 के बारे में दिया, यानी कोरोना वायरस जो नहीं था उसके बारे में भी, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा है, कह दिया है। चौथा नंबर है, एक्सप्लेन सिम्टम ए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सार्स, यानी कोविड तुम्हारे पास क्या होगा, 2 दिया गया है। अब इसको कैसे करना है, इसका आंसर तो आपके सामने लिख रखा, सार्स यानी कोविड तुम्हारे पास सेकेंड हो जाएगी। भाई कोरोना में देखा जाए तो कोरोना के बारे में तो आप A to Z जानते हैं, क्योंकि आपके सामने से गुजरा हुआ है।
ठीक है। तो कोरोना के ही सिंपल सा वही होता है, ठीक है। अब कोरोना में देख सकते हैं, अब ये तो भैया तो आप लिख ही सकते हैं कि ये क्या होता है, देखने में कैसा होता है, क्या कारण है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। तो कईयों कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्या किसके, ठीक, आपके सार्स कोविड 2 के हो सकते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है, पहला पॉइंट में क्या दे रखा, सार्स कोविड 2 एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। मतलब ये देखा जाता है एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज है जो वायरस के कारण से होता है, ठीक। सार्स कोविड 2 का पूरा नाम क्या होता है, एस से सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रिस्पायरेटरी, एस से सिंड्रोम हो जाएगा, यानी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। कोविड 2 को क्या बोला जाता है, कोरोना वायरस 2 बोला जाता है। दोबारा बोलते हैं, सार्स एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इसका पूरा फुल नेम दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, इसे सामान्यतः नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं, ठीक, नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है और ये बड़ी खतरनाक टाइप में होता है भाई, ठीक है। इसे सामान्य नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, एट चमगादड़ से ही निकला हुआ था, लोग मानते हैं, ठीक। तब यहाँ पर इटियोलॉजी, क्या कारण है कि इस पर्सन को कोरोना हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कईयों कारण है। पहले दे रखा, बैट से ओरिजिनेट होता, मतलब बैट से ही क्या होता है, इसका जन्म हुआ है, मानते हैं, ठीक, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वायरस उसके शरीर पे पाए जाते हैं। यह हाईली कंटाजियस एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज है। हाईली कंटाजियस क्या होता है, जैसे मान लो तो ये किसी को कांटेक्ट में आएगा तो बहुत तेज ये क्या करेगा, उसके शरीर के अंदर जाके और मल्टीपल करेगा और उसके बहुत सारे आर्गन को डैमेज करेगा, जैसे लंग्स को डैमेज करेगा और बहुत सारे आर्गन उन सबको डैमेज करेगा। बताओ, जब लंग्स और सब चीज़ों को डैमेज करेगा तो जाहिर सी बात आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। ये हो गया। यह मुख्यतः ड्रॉपलेट फिजिकल कांटेक्ट कंटामिनेशन के, ठीक है, थिंग्स से फैलता। अब ये क्या होता है, ये मुख्यतः ड्रॉपलेट। अब ड्रॉपलेट के बारे में आते, जैसे हम छींकते हैं तो हमारे जो छींक के कण निकलते हैं कम से कम 1 से लेकर 2 मीटर तक यात्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर के द्वारा जाते हैं। अब मान लेते छींक रहे हैं, आपको कोरोना हुआ है, ठीक है, या हमें कोरोना हुआ, हम छींक रहे हैं तो हमारे अगल बगल कोई भी बंदा खड़ा रहेगा तो ड्रॉपलेट उसके शरीर के ऊपर जाना ही जाना तय है। तो उसके कारण से उसको क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब आप हाथ मिला रहे हैं या किसिंग कर रहे हैं या कोई भी तुम्हारे पास बॉडी टच हो रही है, ठीक, तो उसके कारण से भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक। ये हो गया। कंटामिनेटेड क्या होता है, कोई चीज़ ऐसा चीज़ें हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास कोरोना वायरस से प्रदूषित है, वो यदि खाएंगे तब भी आपको क्या हो सकता है बाबू, कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक। तो ये आपके सामने कारण दिया गया है। पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा, क्या कारण है कि बंदे को कोरोना हो जा रहा है। सबसे पहले लिखा है कोरोना वायरस का प्रवेश, मतलब कोरोना वायरस किसी भी तरह से यानी इन कारणों से हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। अब बताओ, जब प्रवेश करेगा तो जो हमारे पास माइक्रोफेज है उसको ये क्या कर देगा, अपने आप को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, माइक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। जब माइक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा तो भन्न से इम्यूनिटी को क्या कर देगा, गिरा देगा। तो लिखा इम्यूनिटी फॉल कर देगा। अब बताइए, इम्यूनिटी यदि फॉल कर दिया तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या हो गया, फेल कर देगा, ठीक है, इम्यूनिटी अपने आप गिर जाएगी। जब इम्यूनिटी गिरेगी तो जाहिर सी बात क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा और वायरस लंग्स के अंदर, मतलब लंग्स के अंदर कौन चौंक हो गया तुम्हारे पास, वायरस चौंक गया, कौन, कोरोना वायरस। अब बताओ, लंग्स के अंदर चला गया तो अपने आप को ये मल्टीपल करेगा, मतलब एक बार अपने आप को रिपीटिशन करेगा, डिवीजन करता जाएगा, करेगा, एक से कईयों हजार बना देगा, ठीक। अब ये जब हो गया तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। उसके बाद रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम फेलियर हो जाएगी, मतलब सही से आप सांस नहीं ले पाएंगे, फेल हो जाएगी। अब वो यदि फेल होगी तो बहुत सारे सेल हमारे पास, सेल अथवा आर्गन डैमेज हो जाएंगे, ठीक। उस पर्सन से क्या हो जाएगी, इस केस में देखा जाए तो तुम्हारे पास बचाने का कोई चांस नहीं है, तो आदमी की डेथ होने का चांस हो सकता है। नहीं तो बहुत सारी दवाइयाँ कोरोना से टक्क से छू के आ गए हैं बहुत सारे लोग, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या थी, किसके बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कैसे तुम देख के जाओगे कि भैया इनको कोरोना हुआ है, तो कुछ ना कुछ लक्षण दिखेगा। तो उस समय क्या क्या बोल रहे थे आप वही लिख देना। कहते हैं सही से कोई जो सूंघते थे तो मेरी स्वाद ही नहीं आता, खाना खाते तो उसका नहीं स्वाद आता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लक्षण, खांसी हो रही थी, तो यही सब लक्षण आपको क्या कर देना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लिखना है। क्या क्या लिख सकते हैं, फीवर, यानी उनको क्या करेगा, बुखार के साथ तुम्हारे पास सर्दी जुकाम बुखार सब हो जाएगा, ठीक है। ड्राई कफ, मतलब जो सूखी यानी खांसी आएगी तो बलगम के साथ ना सूखी सूखी खांसी आएगी। हेडेक, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी सर दर्द हो सकता है और बहुत तगड़ा दर्द हो सकता है, ठीक। फिर क्या दे रखा, सूखने की क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब यदि किसी पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, कोरोना वायरस हुआ तो वो क्या हो जाएगी, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सूंघने की क्षमता मतलब वो किसी चीज़ को सूंघेगा तो पता नहीं कर पाएगा एक्चुअल में क्या है,
ये हो सकता है। चेस्ट पेन मतलब उनका ये सीना वाला पोर्शन दर्द करेगा। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन होता है, ठीक है, रिस्पायर मतलब सांस लेने में उन्हें तकलीफ होगी। थ्रोट, ठीक है, सोर थ्रोट, यानी थ्रोट में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा खाना निगलने में, सांस लेने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ये कईयों कारण हो सकता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाओं के द्वारा कैसे उपचार किया जा सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ आती थी, जैसे एंटीवायरस दवाइयाँ आती थी, जो रेमथी यानी क्या होता है रेमडेसिविर, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले दवाओं में से एक है। तो लिखा है एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है, जिसे हम दवा बोलते हैं। रेमडेसिविर जो होता है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तुम्हारे पास रिटोनावीर होता है, निर्मा ट्री, ठीक है, क्या होता है, ट्रीटीवीर होता है। तो ये दवाइयाँ हो गई इसके अंतर्गत आती है। फिर क्या दे रखा बाबू, मोनोक्लोन एंटीबायोटिक आती है जो हमारे पास इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पे तरह काम करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया। नेक्स्ट एंड फाइनल देखा जाए तुम्हारे पास कौन सी दवाइयाँ आती हैं, पैक्सुल यानी लिखा है पैक्सलोविड आती है, जो हमारे पास निर्मा ट्रिविटी ट्रेलीवीर होता है और रिट्रोनावीर होता है। तो ये दो दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में आती है जो इसके फॉर्म में आती हैं, ये दी जाती है। रेमडेसिविर सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले दवाओं में से एक है। ठीक, उसके साथ साथ तुम्हारे पास यानी ये होगा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो मैनकाइंड एक बना के देता था उस समय बाबू। अब तुम सोचो दुकान पे रखें, एक एक दिन में 10-10, 20-20 पत्ता बिक जाता था इतनी भयानक सेल होती थी। ठीक है, और बहुत सारे लोग उसमें लूट पूट मचा रखे थे। कोविशील्ड एक वैक्सीन का, ये जो तुम्हारे पास ये दोनों है, तो ये वैक्सीन के रूप में अब लास्ट में लगाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और भी आपको वैक्सीन का नाम पता तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, इन सबको हम क्या कर देते थे, कोरोना को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में दिया गया है। क्या दे रखा, क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए। इधर हमने सार्स वाला पूरा देख लिया कोरोना। अब यहाँ पर तुम्हारे पास पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होता है, नाम से ही पता, एल्कोहल जो पी रहे हैं शराब, और लीवर, ठीक, और डिजीज समझ रहे हैं दोनों। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसके अंदर कोई जो तुम्हारे पास परेशानियां हो जाती हैं तो उसको एल्कोहलिक लीवर डिजीज बोलते हैं। आपको प्यारा सा ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, ये आपका सामने पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन करने के लिए बचेगा। ठीक है, क्या लिख रखा ध्यान से सुनते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या लिख रखा है, ये क्या हो गया भाई। ठीक, अब इसमें क्या लिखा है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज। एल्कोहलिक लीवर डिजीज एक सामूहिक यानी सामूहिक बीमारी है। सामूहिक मतलब एक दो बीमारी नहीं, कईयों बीमारियां हो जाती हैं इकट्ठा, उसको बोला जाता है। जिसमें लीवर का संरचना, लीवर की तुम्हारे पास लीवर की लिखना, लीवर की संरचना कार्यात्मक रूप से चेंज हो जाती है। मतलब देखा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड तुम्हारे पास लीवर होती है। अब बताओ उसका क्या क्या संरचना, मतलब जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाए। कार्यात्मक मतलब उसका जो कार्य करने की फंक्शनलिटी है वही चेंज हो जाए, रूप चेंज हो जाता है। जिसका मुख्य कारण क्या होगा, अधिक एल्कोहल का सेवन करना। ऐसे बंदे होते हैं जितने भी तुम्हारे पास हाई अमाउंट में एल्कोहल लेते हैं, ठीक है, हाई अमाउंट में एल्कोहल मतलब ज़्यादा बार बार के शराब पियेंगे तो उनका लीवर और किडनी पहले डैमेज हो जाएगा ठीक है, आपसे अनुरोध है प्लीज़ एल्कोहल आप न प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप अब इस समय कमा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं, कमा रहे हैं पी रहे हैं कोई टेंशन नहीं। बट जब आएगी ना गरीबी तो हम देखें बहुत सारा परिवार शराब के चक्कर में उजड़ जाता है भाई, मम्मी पापा। ठीक है, अब देखिए किसी की शादी हो रही तो बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सब कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते, सही से उन्हें किताब कॉपियाँ नहीं मिल पाती, तो कईयों परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आप शराब को, नशा को कभी हाथ मत लगाइएगा भाई। ठीक है, आपसे अनुरोध है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। अभी लिखा क्या हो, अब समझे कि नहीं, मतलब सिंपल से समझिए। जब हम यानी एल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, ठीक है, तो हमारा लीवर धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। उससे जो बीमारियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं ना, एल्कोहलिक लीवर डिजीज बोलते देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी इसके डैमेज से हमारे शरीर में बहुत हिस्सा काम अधूरा हो जाता है। मतलब बहुत सारा काम क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। जैसे लीवर के ये काम देखेंगे तो ये शराब को, जितना भी भोजन वगैरह कर रहे हैं सबको चेक करता है, बाइल जूस निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारा काम करने की जिम्मेदारी अकेले किसको होती है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज को होती है। ठीक,
लीवर हमारे शरीर की, ये तो हो गया। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गया अल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में। अब यहाँ से देख लेते हैं कारण, क्या कारण है कि इस पर्सन को यानी अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो जाएगा। अधिक मात्रा में अल्कोहल लेना, मतलब क्या बंदा ले रहा है, मतलब बहुत अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है। अल्कोहल ले रहा है बस ख़राब क्वालिटी का ले रहा है। जैसे तुम्हारे पास अभी 50-50 रुपया मतलब बंटी बबली या लैला सुने होंगे, ठीक है, अभी गाना चला भोजपुरी में बंटी बबली वाला, ठीक है। तो वो सब यदि कोई पर्सन लंबे समय तक लेता है, ठीक है, लंबे समय तक लेता है तो उसके लीवर वगैरह खराब होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से आपको क्या हो सकता है, ठीक, अल्कोहलिक लीवर डिजीज होता है। अल्कोहल के समक्ष कुछ और हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से भी हो सकता है। मान लेते कोई अल्कोहल नहीं ले रहा है, ठीक, ऐसी चीज़ें रहता है जिसमें अल्कोहल की कैपेसिटी है या अल्कोहल की मात्रा है, तो इन सब से भी आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक। तो ये हो गया कारण। अब यहाँ से आते हैं पैथोजेनेसिस, किसी बंदा को लीवर कैसे डिजीज हो जाता है। सबसे पहले अल्कोहल ड्रिंक करेगा, मतलब अल्कोहल पिएगा। जब अल्कोहल पिएगा तो हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, यानी लीवर में एक एसिटाल्डिहाइड बनना लगता है। अब बताओ, जब एसिटाल्डिहाइड बनने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगेगा। तो उस पर्सन को नहीं कहते हैं तुम्हारे फैटी लीवर हो गया, मतलब लीवर में सूजन हो गया। तो ये सारी चीज़ कंडीशन होती है। तो देखियो, एसिटाल्डिहाइड के कारण से जब फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, फैट का डिपोजिशन होने लगेगा ना, ठीक है, जब फैट का डिपोजिशन होगा तो लीवर सेल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बाबू, डैमेज हो जाएंगे। लीवर सेल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। लीवर सेल डैमेज हो जाएंगे, अब बताओ सेल ही डैमेज हो रहे हैं तो जो बाइल वगैरह निकालना है ये सब नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर फैट इकट्ठा होने लगेगा। तो फैट का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब फैट का इकट्ठा होना स्टार्ट होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, कॉजेज लीवर उस डिजीज, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, अल्कोहल के कारण से होता है, इसलिए अल्कोहलिक लीवर डिजीज उससे बोला जाता है। तो ये कारण हो जाएगा उस पर्सन को, ठीक है, कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो सकता है। तो ये पैथोजेनेसिस में दिया गया है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे तुम पहचानोगे कि इस बंदा को अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, तो उसका कईयों कारण हो सकता है। सबसे पहले दे रखा है, ठीक, भूख में कमी, वो सही, क्योंकि देखा जाए लीवर डैमेज हो जाएगा, कोई खाना के पाचन में काम करता है। अब बताओ भोजन सही से पचा नहीं पाएगा तो खइबा नहीं करेगा, तो उस पर्सन को भूख की कमी हो जाएगी और उसकी शरीर क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। किस कलर की हो जाएगी, येलो कलर की, जो पीलिया का एक संकेत है, ठीक। पीलिया में सबसे ज़्यादा लीवर ही डिजीज यानी लीवर डैमेज होता है। तो पीलिया होने से हो सकता है फीवर मतलब आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है, बुखार हो जाएगा। जैसे आज बुखार हुआ तो खाना ना खाएं, सही हो गया, फिर 1-2 घंटे होगा, फिर चाँप दिया, फिर हो गया, फिर चाँप दिया, तो ऐसे हो जाए तो अल्टरनेट समझो दिक्कत है, ठीक। एब्डोमेन में पेन होगा, मतलब पेट वाले रीजन पे क्या होगा, तुम्हें तगड़ा दर्द करेगा, ठीक। उसके बाद हाइपर टेंशन हो जाएगा, ठीक है। भोजन का अपच, मतलब खाना सही से पचबा नहीं करेगा। जैसे नहीं होते, बहुत सारे लोग खाते हैं तुरंत टॉयलेट में चले जाते हैं, तो उनके कारण से भी तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक। तुम्हारे पास नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, पेल तथा यानी क्ले कलर स्टूल हो जाएगा, मतलब अब टॉयलेट करेंगे ना तो पीला कलर होगा या मिट्टी के कलर का हो जाएगा, ठीक। अब ये सब जब कंडीशन देखने को मिले तो समझ लो हमारे पास क्या हो चुका है कौन सा, अल्कोहलिक लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी। याद रखना, देखिए आप जब सुबह जाते हैं टॉयलेट में, ठीक है, तो यूरिन का कलर थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया करिए, ठीक है, या टॉयलेट देखा करिए कि एक्चुअल में कैसा हो रहा था, इसके अंदर कोई भी बदलाव हो, ठीक है। नॉर्मल दवा ववा खा रहे हैं तो पेशाब का कलर यदि चेंज हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक। बट नॉर्मल यदि कलर चेंज कर रहा है तो समझ लो पानी तुम्हें पीने की ज़रूरत है। यदि पीला हो रहा है तो समझ लो पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सब से परेशानियाँ में आ सकते हैं। तो ये सब देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, बिना दवा के कैसे उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। एल्कोहल सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। भैया बोलेंगे, हे भैया तू एल्कोहल नहीं पिए, क्योंकि एल्कोहल देखा जाए तो परिवार साथ सब कुछ खराब करना स्टार्ट कर देता। तो एल्कोहल को क्या करना, छोड़ दें। हेल्दी डाइट का प्लान करें, मतलब हेल्दी डाइट मतलब खाना यदि खाएं, ठीक है, खाना खाएं तो उसमें प्लानिंग के साथ खाएं कि अपने फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखें, सलाद वगैरह का मात्रा रखें, तेल ऑयल मसाला का मात्रा कम प्रयोग करें। तो ये सब करेंगे तो हमारा जो लीवर डैमेज रहेगा वो अच्छे से जल्दी से रिकवर रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक लीवर ही आर्गन है जो अपने आप रीजनरेशन के पावर, इसके पास क्या होती है, रीजनरेशन की पावर होती है। जैसे छिपकली की पूंछ नहीं अपने आप जर्मिनेट कर जाती है, उसी तरह से इसके पास पावर होता है, तो अपने आप ये कवर करने की कैपेसिटी रखता है। ये हो सकता है हेल्दी डाइट। नमक की मात्रा कम करें, थोड़ा सा नमक की मात्रा कम कर देंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं खाने के बाद भुरभुरा ऊपर से खाते हैं, तो ये सब थोड़ी सी आदतें आपको कम करनी पड़ेगी। और बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। पहले देखें डायूरेटिक मतलब फुरसामाइड देंगे। फुरसामाइड क्या होता है, ये हमारे
किडनी को कहेगा हे किडनी जो लीवर बना रहा है, ठीक है, यूरिया बना रहा है, अन्य चीज़ें बना, उसको तुम उठा के बाहर फेंको, ठीक, नहीं तो लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये क्या कर देता है, लीवर से डायरेक्ट अटैच होता है किडनी। अब कहेंगे सर किडनी यहाँ ये है, यानी नसें अटैच होती हैं, ठीक है, नसें अटैच होती हैं जो डायूरेटिक का काम देते हैं। तो वो सब पेशाब के रूप में फुरसामाइड जब देते हैं तो पेशाब के रूप में ज़्यादा जो वेस्टेज होता है निकालेगा, जो वेस्टेज निकालेगा तो लीवर को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो सकता है। बीटा ब्लॉकर का उपयोग करेंगे, बीटा ब्लॉकर का उपयोग करेंगे, बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विटामिन के की क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको खाना चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल, साग हो गया, ठीक है। देखिए हमें ग्रीन वेजिटेबल इसलिए खाना चाहिए कि जो हमारे शरीर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। ये कौन है, लीवर टॉनिक, बहुत सारे लीवर टॉनिक आते हैं, ठीक है, लीवर टॉनिक आते हैं जो हमारे पास इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो लीवर टॉनिक में सबसे ज़्यादा देखेंगे आप फेमस होता है लीव 5-2 जो आयुर्वेदा होता है, यूडिलिप 200 यानी यूडिलिप 150 और 300 के नाम से आता है दवाइयाँ, इसको भी आप खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास दे रखा है रेमेटॉइड आर्थराइटिस दे रखा है। अभी क्या क्वेश्चन पूछा इसके बारे में देखते हैं। राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, इसके बारे में कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं पूरा डिटेल में। क्या लिख रखा है, राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बारे में समझिए आप अच्छे तरीके से, पलटते हैं इधर। रेमेटॉइड आर्थराइटिस, अब ये क्या होता है सुन। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझने से पहले समझिए हमारी हड्डियां कैसे वर्क करती हैं। हमारे पास नीचे की एक हड्डी ये हो गई, दूसरी हड्डी हमारे पास ये हो गई। एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लीगामेंट की। इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, लीगामेंट होता है। क्या होता है, लीगामेंट। इधर से भी होती है, चलो हमने मान लिया। और हमारे एक हड्डी या दो हड्डियों के बीच में क्या भरा होता है, एक जिसे हम नॉर्मल भाषा में ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस नहीं एक्चुअल में उसका नाम क्या दिया जाता है, कार्टिलेज दिया जाता है। कार्टिलेज दिया जाता है जो अपना काम करता है। तो ये तुम्हारे पास लिगामेंट और तुम्हारे पास क्या होगा, कार्टिलेज। अब इन सब में जब कहीं पर डैमेज हो जाता है तो हमारी सही से आँख यानी जो तुम्हारा पैर होता है सही से काम नहीं करता, उसको आर्थराइटिस बोला जाता है। तो चाहे सूजन हो जाए, चाहे बहुत सारा दर्द हो जाए तो उससे होता है। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन मस्कुलर डिसऑर्डर डिजीज है, ठीक, जो मुख्यतः जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू आदि को इफेक्ट करता है। कहने का मतलब रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस एक क्रोनिक तथा इन्फ्लामेशन डिजीज है जो मुख्यतः मस्कुलर डिसऑर्डर, जो तुम्हारे पास जैसे मस्कुलर डिसऑर्डर करता है, जैसे हमारे पास जॉइंट में बहुत तगड़ा पेन होता है और वहाँ पर सूजन भी हो सकती है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, जैसे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक हड्डी को कोई ना कोई जोड़ रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखो जोड़ रहा है ना कोई, उसे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होती है, लिगामेंट हो गया, टेंडान हो गया, ब्लड हो गया, सब चीज़ें होती हैं। कोई इफेक्ट करती तो समझ लो तुम्हारे पास आर्थराइटिस हो चुका है, ठीक। तो आर्थराइटिस देखा जाए तो कई तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के आर्थराइटिस हो सकते हैं। पहला सेरो पॉजिटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सेरो पॉजिटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। सेरो निगेटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। और क्या होता है, जेवेनाइल रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, ठीक है, जिसे हम RA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या लिखा है इसके बारे में समझिए, क्या बोल दिया। सेरो पॉजिटिव ये मुख्यतः हमारे ब्लड में एंटीबॉडी पर अटैक करता है। मतलब ये जब होता है ना तो समझ लो हमारे पास जो ब्लड है उसको उस पर अटैक कर देगा तो जहाँ जहाँ पर गांठ है वहाँ पर सूजन आ जाएगी। तो सूजन करने लगता कौन, जॉइंट जितने भी सब यानी क्या करेंगे, सूजन मतलब थोड़ा थोड़ा फूल जाएंगे तो समझ लो ना सेरो पॉजिटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस उस बंदे को हो चुका है। सेरो निगेटिव रेमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें देखिए एंटीबॉडी पे अटैक करता है, इसमें एंटीबॉडी होबो नहीं करती, तो इसके कारण से तुम्हारे पास ये कंडीशन हो सकती है। जुवेनाइल देखा जाता है, ये छोटे बच्चे में होता है उनका, अब बच्चों में होता है बस कुछ समय के बाद जल्दी से रिकवर कर जाता है। यह मुख्यतः 16 साल से नीचे बच्चों में देखने को मिलता है, जिसे जुवेनाइल रेमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है, ठीक है। ये हो सकता है। अब ये होगा टाइप। अब इटियोलॉजी, क्या कारण है कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, पहला दे रखे हैं कारण जेनेटिक, किसी पर्सन को जेनेटिक, मोस्टली ये देखा जाए तो जेनेटिक नहीं आता, बट बुक में लिखा जाए जेनेटिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब जोड़ों का दर्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में थोड़ी ना आता भाई, कईयों कारण आपका फैक्टर वगैरह हो सकता है।
इन्वायरमेंटल मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पर पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, खराब चीज़ें हो गई, दूषित भोजन, दूषित पानी, तो उस सबसे आपको हड्डियों पे इफेक्ट पड़ता है। इसके कारण से हो सकता है एबनॉर्मल इम्यूनिटी, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है एबनॉर्मल है, ऐसे वर्क ही नहीं कर रहे, तो उसके कारण से आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। ट्रॉमा, शॉक इन तुम्हारे पास जर्क, मतलब क्या होगा, ट्रामा, कहीं आप लड़ भिड़ गए उसके कारण से होता है। शॉक मतलब कहीं आपको मान लीजिए जल्दी से दौड़ते जा रहे हैं, गिर गए, शॉक लग गया। जर्क मतलब जैसे मान लीजिए अभी पैर आप कहीं गाड़ी से रखें, एक अचानक चीली खा गया, उसके कारण से भी हो सकता है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण से हो सकते हैं, जैसे कैल्सिटोनिन हो गया, जो मसल से कैल्शियम को हड्डी में जोड़ने का काम करेगा। अब कैल्सिटोनिन कहेगा हम नहीं जोड़ब का करवा, तो हड्डियाँ में कैल्शियम जोड़वा नहीं कि तो हड्डी हमारी भंगूर हो जाएंगे, तो जिससे दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ऐसे कईयों कारण हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में आते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन गुर्दे क्या होता है, इनके बारे में कैसे तुम पहचानोगे कि इस बंदा को रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, कुछ पहचान होनी चाहिए। यस सर, होनी चाहिए। क्या लिख रखा है, ज्वाइंट दर्द, मतलब घुटने में यहाँ पर ज्वाइंट रहेगा सब दर्द होगा। ज्वाइंट स्वेलिंग, ठीक है, यानी जहाँ पर ज्वाइंट रहेगा सब जगह सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक, ज्वाइंट फटीग मतलब क्या हो गया, आप ये चलेंगे ना तो यानी देखेंगे यार चोरी तुम्हारे पास जितने भी ज्वाइंट है थोड़ा थोड़ा थका थका महसूस करेंगे, तो उसके कारण से हो सकता। भूख में कमी, सही से भूख नहीं लगेगी, पसीना आएगा, क्योंकि दर्द होगा तो भाई पसीना आएगा करेगा। फिर क्या होगा, ड्राई आई ड्यू टू द सूजन, मतलब सूजन के कारण से आपकी आंखें लाल हो सकती हैं और सूखी सूखी लगेगी, तो ये कईयों कारण हो सकना है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, बिना दवाई के रोमेटॉइड अर्थराइटिस को कैसे आप सही कर सकते हैं। पहला दे रखा, पेशेंट को आराम से यानी क्या होता है, आराम की सलाह दे, मतलब पेशेंट को बोलेंगे भाई थोड़ा सा आप आराम करिए। ठीक है, आराम करने का मतलब रेस्ट करिए, बेड रेस्ट वगैरह करेंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। प्रॉपर अभ्यास तथा योगा करें, अभ्यास मतलब वो नहीं अब चले जाएं दौड़े 20 किलोमीटर, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा रनिंग करें, ठीक है, योगा करें, तो इससे आपकी जितनी हड्डियाँ होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे तो काम होगा। लोकल थेरेपी भी कर सकते हैं। फिजिकल सपोर्ट की सहायता से चले, मतलब फिजिकल सेटिंग, जैसे आप थोड़ा सा दर्द है तो लाठी ले लें, वॉकर ले लें, तो इसकी मदद से चलें, इसका आपको सपोर्ट मिलेगा। भैया जब सपोर्ट मिलेगा तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, डेवलप, ठीक, आराम से चल लेंगे। गरम पट्टी, जैसे पट्टियाँ नहीं आती हैं, देखो दौड़ने वाले होते हैं जो येलो कलर की, पीले कलर के ऐसे यहाँ पर लगाए होते हैं, उसका प्रयोग करें ज्वाइंटिंग में, जहाँ ज़्यादा मूव कर रहा है उसके बारे में। तो ये बिना दवाओं को हो गया। अब यदि दवा नहीं लेना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दवा के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अर्ली स्टेज में तुम्हें क्या कर देते हैं, DMARD ड्रग्स दी जाती है। अब इसका आपके लिए फुल नेम आप यहाँ याद रखिए, क्योंकि हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। फुल नेम आप इसका क्या दे रखा है, डी से डिजीज, एम से मॉडिफाई एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स रिड्यूजर होता है। ठीक, यहाँ तक आपका फुल नेम हो जाएगा। दोबारा, डिजीज मॉडिफाई एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स के बारे में होता है। ठीक, जैसे तुम्हारे पास लिखा है मेथोट्रैक्सेट हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लीफ्लुनोमाइड दे रखा। ठीक है, लीफ्लुनामाइड दे रखा, तो ये सब ड्रग्स अंतर्गत आती हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंतर्गत देखा जाए तो आइबुप्रोफेन आता है, डाइक्लोफेनेक आता है, तो ये दो दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। स्टेरॉइड के अंतर्गत देखा जाए तो पेडनिसोलोन आता है, ठीक है, और हमारे पास सबसे सूटेबल दवाइयाँ होती हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में देखा जाए तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट आते हैं जो लगाने उगाने वाले आते हैं, जैसे मूव हो गया, बहुत सारे डाइक्लोफेनेक वगैरह आता है जो मूव जेल वगैरह के रूप में आता है, जेल भी आप लिख सकते हैं, क्रीम भी आता है। ठीक, नहीं कहते हैं यार थोड़ा सा मूव दे दवा लगा ली, इसके साथ साथ स्प्रे भी आता है डाइक्लोफेनेक वगैरह का, जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस में प्रयोग करके हम उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंथी जब बनेगा तो आप भी बोरिंग महसूस करेंगे, यार 2 घंटा गुरुदेव पढ़ाते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, शाम को इसका टेस्ट आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा तुम्हारे पास, राइट ए नोट ऑन इटियोपैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब आयरन डिफिशियंसी की कमी से जो रोग होता है उसको हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। इसको आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने हेडिंग हमने क्या दे दिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में। अब गुरुदेव एनीमिया क्या होती है, जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, किसकी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं। अब कैसे चेक करते हैं, जैसे घर पे देखेंगे ना, ऐसे किसी का ऐसे रखेंगे, ठीक है, यदि रेड कलर हो रहा तो समझ लो उसके प्रॉपर अमाउंट में क्या है बाबू,
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। यदि पीला कलर का हो जाएगा समझ लो हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। या आप ऐसे करेंगे, बहुत तेज मुट्ठी मारेंगे, जब ओपन करेंगे ना तो देखेंगे रेड कलर रहेगा तो समझ जाना वो ठीक है आयरन की प्रॉपर अमाउंट में है। या आंखों के नीचे ऐसे तुम्हारी मम्मी में दिखा देना या किसी से एडल्ट से दिखाना तो बता देंगे। ठीक, तो क्या लिखा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को माइक्रोसाइस्टिक एनीमिया भी कहते हैं, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट में यह कंडीशन ब्लड के पास, ठीक है, ये कंडीशन क्या होती है, ब्लड के पास इनफ हेल्दी आरबीसी नहीं होती है, इसे एनीमिया कहते हैं। कहने का मतलब देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर ये ब्लड हो गया, ठीक है, तो ब्लड के अंदर तुम्हारे पास क्या पड़े होंगे, एक हमारे पास क्या होता है भैया प्लाज्मा होता है, उसके बाद तुम्हारे पास ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल हो जाएंगे। ब्लड सेल के अंदर सुने होंगे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती जो हमारे पास काम कर रही हैं। अब ये जो आरबीसी है तो ये इसके अंदर एक चीज़ होता है जिसको नाम हीमोग्लोबिन, यही इसकी कमी होती तो समझ लो एनीमिया हो चुकी है। ठीक है, तो वही लिख रखा है ब्लड के पास आरबीसी है, जो आरबीसी हेल्दी नहीं है, हेल्दी मतलब एडल्ट नहीं है, स्वस्थ नहीं है। कहते हैं हमारे पास बंदे हैं मगर तो सुट्टी हैं, अब हाकड़ रहेंगे तो किसी से आप लड़ जाएंगे। उसी तरह से तुम्हारे पास आरबीसी होती है, अनहेल्दी हो जाती है। देखिए अनहेल्दी आरबीसी नहीं होती है, जिससे क्या बोलते हैं, यानी जो तुम्हारे पास हेल्दी एक्चुअल में चाहिए तो अनहेल्दी होती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर के सेल के पास, ठीक है, ऑक्सीजन ले जाने वाले, ठीक है, जो हेल्दी आरबीसी पर्याप्त मात्रा में अनुपस्थित होते हैं, ठीक, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते। कहने का मतलब आरबीसी हो जाएगा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो ऐसे हीमोग्लोबिन होता, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है, ये भी ऑक्सीजन को पकड़ता है, ये तो ये जब ऑक्सीजन को पकड़ता है तो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है ऑक्सीजन को। अब बताइए है या नहीं है, तो ये ऑक्सीजन ले ही नहीं जा पाएगा, जिससे बहुत सारी ऑक्सीजन ले जाने में, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो जाहिर सी बात सांस में दिक्कत हमें प्रॉपर होने लगेगी। इटियोलॉजी देखा जाए क्या कारण है कि इनको एनीमिया हो जाएगा। ब्लड लॉस, मतलब आपको ब्लड लॉस हो सकता है, कईयों कारण से हो सकता है, जैसे ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में देखा जाए, ठीक है, पीरियड आ गया तो उनके दौरान देखा जाए तो ब्लड का लॉस ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक, हर 28 डेज के बाद, मतलब मंथली मान लेते हैं, मंथ पे क्या होता है प्रॉपर उनका ब्लड का लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक अंडा होता है म्यूकस क्लियर इंडोमेट्रियम कटती है और ब्लड के साथ बाहर आती है, तो उनको प्रॉपर में खाना होना चाहिए। लड़कियों को देखा जाए तो ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। ब्लड लॉस हो सकता है। अब हमारे केस में जैसे कहीं आप लड़ भिड़ गए उससे ब्लड कम हो सकता है, तो उससे हो सकता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, चलो मान लेते ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो एक्चुअल में चाहिए वो है या नहीं है, इसके कारण से आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। आयरन का अवशोषण न हो जाना, मतलब शरीर के अंदर जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हैं तो ग्रीन वेजिटेबल में क्या पाई जाती है, आयरन पाई जाती है। अब वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना चाहिए, वो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो आयरन का यानी अवशोषण न होने के यानी कारण तुम्हारे पास आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी, मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें देखा जाए तो आयरन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसमें देखेंगे ना आयरन की गोली चलाते हैं, कैल्शियम की गोली चलाते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास क्या दिया जाता है, बहुत सारे प्रोटीन भी दिया जाता है जो अपना काम करता है, ठीक है, जो सब चीज़ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। भोजन में आयरन की कमी, मतलब यदि आपको भोजन ले रहे हैं तो उसमें आयरन है या नहीं है, तो उसकी कमी में, उससे कमी से भी क्या हो सकता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं कि मान लेते हैं आप कि मम्मी पापा में कैसी कोई बीमारियां हैं तो वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, ये हो गया। अब पैथोजेनेसिस, मतलब क्या कारण है, कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले वह प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन की कमी हो जाती है। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो आयरन की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी। जब आयरन की कमी होगी तो आरबीसी क्या होगा, अनहेल्दी हो जाएगा, मतलब हेल्दी आरबीसी चाहिए तो अनहेल्दी हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। अब अनहेल्दी आरबीसी हो जाएगा तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक, आयरन की जब कमी हो जाएगी तो समझ रहे हैं जब आयरन की कमी होगी तो उस बंदे को क्या हो गया, हमारे पास एनीमिया हो चुका है, ठीक है, ये आपके सामने आयरन की जब कमी होगी तो समझ लो एनीमिया हो चुका है। तो ये कंडीशन है जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉजेज कर सकता है, ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसी के देखा जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कैसे तुम जानोगे कि इस बंदे को एनीमिया हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें कईयों कारण हो सकता है। कमजोरी, यदि कमजोरी रहे और बंदा थका रहे, ठीक है, कमजोर है वो क्या होगा, उसके शरीर के अंदर थकान है, कमजोरी के साथ साथ थकान भी है तो समझ जाना वो पर्सन क्या है,
एनीमिया से ग्रसित है। क्या हो बाबू, एनीमिया से ग्रसित हो चुका है, यानी त्वचा क्या हो जाएगी, येलो, यानी येलो त्वचा हो जाएगी, उनकी जो स्किन रहेगी पीली पड़ जाएगी, तो उसके कारण से हो सकता है। ठीक है, चेस्ट पेन यानी ऑक्सीजन न होना, मतलब देखिए जैसे प्रॉपर हमें हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, अब बताओ हीमोग्लोबिन में कमी है तो ले ही नहीं जा पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सीने में दर्द करेगा। ठीक है, सही से हार्ट काम नहीं करेगा, चेस्ट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ठीक है, हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है, जीभ में सूजन हो सकती है, जीभ में सूजन हो जाएगी तो समझ लो बहुत रेयर कंडीशन है, मतलब लास्ट चांस होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा काम किया जाता है तब उन्हें कवर अप किया जाता है। ठीक, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, ये हो गया। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो बिना दवा के कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बोलेंगे रेड मीट खाइए, आप कोई मतलब मीट नहीं खाता है तो उससे बोलेंगे विटामिन सी, जैसे आंवला हो गया, खट्टे जितने भी चीज़ होते हैं गर्मियों में मिलते हैं जो हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, तो वो हमें खाना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट मतलब जो सूखे मेवे होते हैं जैसे गरी, छुहारा, किशमिश, बादाम, काजू, किशमिश, ये सब लेना चाहिए। ठीक जो हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं। नट जैसे पीनट हो गया, ठीक है, बहुत सारे नट आते हैं, उन सबको खाना चाहिए, जैसे वॉलनट हो गया, ये सब खाएंगे तो हमारे शरीर को वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट में देखा जाए ग्रीन वेजिटेबल, मतलब आपको हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए। देखिए हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन तो ग्रीन वेजिटेबल खाना ही चाहिए, यही प्रॉपर खा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ग्रीन वेजिटेबल हमें खाना ही खाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, साग बढ़िया से खाइए, साग को एकदम से पीट पाट के बढ़िया से खाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कारण हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, यानी ओरल आयरन दवा दी जाती है। ओरल आयरन मतलब टैबलेट दे दे, सिरप दे दे, कैप्सूल दे दे, जो आयरन को मेंटेन करता है। तो जैसे कहते हैं आयरन का टैबलेट, तो ताकत का दवाई वाई लेते होता, तो ताकत की दवाइयाँ में यही सब आती हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, टोटल डोज इन्फ्यूजन दिया जाता है, मतलब आयरन की ज़्यादा कमी हो जाती है तो उन्हें इन्फ्यूजन मतलब नस के द्वारा उनके शरीर में लगाई जाती है, IV। ठीक है, तो आयरन डेक्स्ट्रोन दिया जाता है। आयरन प्लस में एस्कॉर्बिक एसिड का संयोजन से, ठीक है, आयरन प्लस में एस्कॉर्बिक एसिड के संयोजन से इसे क्या दिया जाता है बाबू, ठीक है, टैबलेट को हमारे पास आयरन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। फेरस अस्कॉर्बिट बहुत सारा आता है, फेरिक एसिड आता है, ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो हमारे पास आयरन को मेंटेन करने के लिए होती हैं। ठीक, तो ये था बाबू टोटल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, और शाम को आना मत भूलिएगा। ठीक, अभी तक आपने टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको नोटिस भेज दिया जाएगा कि एक्चुअल में कब क्लासेस चलती है। क्लासेस खत्म होने के तुरंत बाद आपको ये जितना भी नोट हम लिखे हैं PDF के फॉर्म के आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक है, क्योंकि टॉपर बैच आपके लिए 2022, 23, 24 का पेपर सोल्यूशन हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा। ठीक है, लास्ट में सुपर 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, ये था आपका पूरा पार्ट ए। अब मान लेते हैं इसका नोट आपको चाहिए। ठीक है, इसका नोट चाहिए तो केवल इसकी प्राइस कितनी रखी गई, 25 रुपये रखी गई। कितनी 25 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके किसी भी टाइम अपना PDF मंगा के पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इवनिंग में लाइव आना मत भूलिएगा क्योंकि इसका पार्ट B और C कराया जाएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, सा यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट सेकेंड कवर करने वाले एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, पार्ट्स जो फर्स्ट हुआ था मॉर्निंग के बैच में हो चुका था। ठीक है, इस समय थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, आप लाइव होते रहिएगा। ठोक कहीं भी आवाज़ थोड़ा सा नहीं आएगी तो चाहे व्हाट्सअप पे ग्रुप में, चाहे आप इसी पे ही बताइएगा कि एक्चुअल में सर आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा भाई, क्योंकि इस समय जान ही रहे पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब सुनिए, देखिए हम मेन मुद्दे पर अपने आते हैं। ठीक है, पार्ट ए हो गया था। पार्ट B में टोटल देखा जाए तो कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं। बट हमको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, केवल और केवल 10 क्वेश्चन करने रहते हैं पूरा डिटेल में। ठीक, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर इससे मिलने वाला है आपका। क्या लिख रखा है, राइट एनी, देखो आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। कोई 10 क्वेश्चन इसमें से करना है, हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क आपको दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला नंबर, राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है। ठीक है, इसके स्कोप के बारे में हमें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा फार्माकोथेरेपेटिक्स का हेडिंग। अब फार्माकोथेरेपी चैप्टर के ही बारे में, मतलब विषय के बारे में तो बताना पड़ेगा भाई। अब फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है आप बताइए।
ठीक है। हम क्या कर देते हैं, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट अथवा उपचार जो हम किसी दवा के द्वारा करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्मा मतलब ड्रग, थेरेपेटिक मतलब ट्रीटमेंट करना। किसी भी बीमारी को, ठीक है, किसी भी बीमारी को किसके द्वारा, दवा के द्वारा जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं। तो क्या लिख रखा है, फार्माकोथेरेपेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत डिजीज का ट्रीटमेंट, यानी कोई भी बीमारी उसका ट्रीटमेंट, उसका क्योर, उसका प्रिवेंशन, यानी दवा का खुराक, अनुप्रयोग कैसे करना आदि का संपूर्ण स्थिति का ज्ञान क्या कहलाता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। ठीक, ये डिफिनेशन हो गई प्यारा सा, दोबारा सुनिए। फार्माकोथेरेपेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत डिजीज का ट्रीटमेंट, डिजीज का क्योर कैसे करना, प्रिवेंशन कैसे करना, खुराक कितना लेना, अनुप्रयोग कैसे करना, ये सब की जब, ठीक है, पूरा स्टडी की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोला जाता है। तो आपके सामने ये दे दिया गया है। फार्माकोथेरेपेटिक दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले इधर फार्मा, फार्मा मीन्स क्या होता है आपके सामने, ड्रग्स होता है। क्या होता है बाबू, फार्मा मीन्स ड्रग्स होता है। ठीक, और थेरेपेटिक मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। क्या भाई होता है, ट्रीटमेंट। जब किसी बीमारी का दवा के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है तो उस प्रक्रिया को फार्माकोथेरेपेटिक कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में। ठीक है, यदि आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट में यस जरूर लिखिएगा भाई। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से लिखा है जो हमसे मेन पूछा हुआ था, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स मतलब किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं यदि आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स का ज्ञान है तो। ठीक, तो यहाँ पर कईयों क्षेत्र में लिखा गया। फार्माकोथेरेपेटिक्स का विभिन्न क्षेत्र है जो निम्न प्रकार दिया गया है, जो सामने दिया गया स्कोप में। पहला क्या कर सकते हैं, यदि आपको अच्छे से नॉलेज है किसके बारे में, दवा के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेज में जा सकते हैं कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, किसी पर्सन को सुने होंगे कैंसर हो गया, ठीक, तो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम उन्हें कीमोथेरेपी दे जाते हैं। कीमो मतलब केमिकल, थेरेपेटी मतलब उपचार करना। जब किसी केमिकल के द्वारा, भी स्ट्रांग केमिकल होता है, उसके द्वारा किसी डिजीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कीमोथेरेपी बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम जा सकते हैं। दूसरा, टॉक्सिकोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक नेचर। जो टॉक्सिन होता है यानी जहर की जब स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो टॉक्सिकोलॉजी आपके सामने यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब यदि आपके बारे में, ठीक है, यदि दवा के बारे में, डिजीज के बारे में अच्छे तरीके से आपके पास नॉलेज है, ठीक, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी आराम से जा सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप एक कमेंट बॉक्स में लिखिए आवाज़ जा रही है कि नहीं। ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं भाई, कोई तो बता दो। ठीक, केवल कमेंट में यस लिखना है भाई। ठीक, आवाज़ जा रही होगी तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जा सकते हैं, कहाँ पर, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब अपनी छोटी सी क्लिनिक खोल सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डिजीज़ की कंडीशन है, दवाइयाँ हैं, कैसे क्या करना है, सब कुछ इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। किस में अंदर, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, इधर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या दे रखा, थेरेपेटिक इंडेक्स में भी आराम से आप काम कर सकते हैं। फार्माको यानी थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, किसी चीज़ का हम पूरा डिटेल में बनाएंगे। ठीक है, यस, तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो तुरंत ये तुम्हारे पास थेरेपेटिक इंडेक्स में भी आप बना सकते हैं। इंडेक्स मतलब ऐसे होता है पेज नंबर की, ये पेज नंबर, ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, तो उस तरह से ये दवाई, ये डिजीज का ये दवाई है, तो ऐसे आप इंडेक्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को जैसे 500 mg टैबलेट तुम दे दिए, ठीक है, उसके बाद डिजॉल्व होने के बाद जो 50% बचता है उसकी जो हाफ लाइफ होती है उसी को क्या बोला जाता है, ठीक, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोला जाता है। किसी एनिमल के शरीर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास किस क्षेत्र में जा सकते हैं आप, जीन थेरेपी में भी आप जा सकते हैं। जीन थेरेपी क्या होता है, जैसे डीएनए निकाले, डीएनए के अंदर तुम्हारे पास जीन होता है, वो जो बीमारी कॉजेज करता है कि स्पेशल जीन पे होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जीन की होती है। तो उसके अंदर भी आप थेरेपी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स मतलब क्या होगा, फार्मको यानी फार्मा मतलब क्या होती है, ड्रग्स, और जेनेटिक मतलब आप क्या होती है, किसी चीज़ का हम जीन लेवल पे जब स्टडी करते हैं उसको फार्माकोजेनेटिक्स बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यदि आप देखिए आएगा स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, इसलिए
आपको बता देते हैं, सबसे पहले देखिए फार्माकोथेरेपेटिक्स की डिफिनेशन लिखना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद तुम्हारे पास स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये आपका फ्लो चार्ट बना देंगे, अपना पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पूरा नंबर कहा है इस स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स हमने बता दिया और स्कोप बता दिया एकदम डीजी तरीके से। नेक्स्ट में क्या लिखा, व्हाट आर सिम्टम ऑफ पेप्टाइड अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स वगैरह पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पर तुम्हारे पास लिख रखा पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछे अभी पेप्टिक सिम्टम, 5 ही सिम्टम लेके खत्म नहीं करना, हमें पेप्टिक को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए बट एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। अब पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जब किसी पर्सन को पेट में अल्सर हो जाता है तो उसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, छोटी आंत में भी हो सकता है, पेट में जलन वगैरह घाव वगैरह हो सकता है, तो उसको पेप्टिक अल्सर की कैटेगरी में रखा जाता है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पेट में जलन व घाव के साथ साथ छोटी आंत में भी घाव हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ठीक, यदि पेट में होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, और यदि छोटी आंत में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम अल्सर बोलते हैं। मतलब छोटी आंत के पहली पार्ट में होता है उसको ड्यूडिनम अल्सर बोला जाता है। ठीक, तो अब देखिए अब क्या बोलेंगे, सिंपल सा, पेट अथवा इंटेस्टाइन में छोटा सा घाव या तुम्हारे पास कोई जलन या तुम्हारे पास घाव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। ठीक, पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। ठीक है, मुख्य कारण। अब ये इस कैटेगरी की दवा कोई बंदा लंबे समय से प्रयोग कर रहा है, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लंबे समय से वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, लंबे समय से प्रयोग कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको भी अल्सर होने का खतरा हो सकता है। लंबे समय तक एसिड बना रहेगा, यदि पेट में आपके लंबे समय तक एसिड बना रहेगा तो उसके कारण से भी आपके शरीर के अंदर क्या हो सकती है, तो घाव हो सकती है। आदि उत्पादन भी, ठीक, उत्पादन ही मुख्य कारण है, इसके कारण से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया अल्सर के बारे में। ठीक, इंट्रोडक्शन। क्या कारण है गुरुदेव कि अल्सर हो जाता है, उनके पेप्टिक अल्सर हो जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण। मतलब ये बैक्टीरिया होती है जो तुम्हारे पास अनकुक्ड फूड होते हैं, मतलब जो सही से पकाए नहीं जाते हैं, उनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया के कारण से आपके शरीर के अंदर अल्सर हो सकता है। ठीक, उसके बाद देखा जाए तुम्हारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो कोई बंदा लंबे समय से खा रहा है, जैसे एस्पिरिन हो गया, पीसीएम हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, मतलब इस कैटेगरी की दवा लंबे समय तक खा रहा है बंदा, तो उसको भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर होने का चांस बन सकता है। ठीक, या एसिडिटी लंबे समय तक बने रहेगी, उसके कारण से भी हो सकती है। स्मोकिंग कोई बंदा कर रहा है तो उसके कारण से उसके पेट में दिक्कतें हो सकती हैं। एल्कोहल कोई ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है उसके कारण से हो सकती है। कैफीन, मतलब जो तुम्हारे पास कैफीन जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, अब ज़्यादा अमाउंट में लेंगे ना, ठीक है कि नहीं, 2 3 4 5 टाइम कितने लोग होते हैं पीते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक यदि लेंगे तो उनको भी क्या हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पेप्टिक अल्सर होने का खतरा बन सकता है। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं गुरुदेव। अब पैथोजेनेसिस में देखा जाए तो यानी कैसे कैसे किस किस स्टेप में होता है। सबसे पहले देखो, यानी हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया का होना, वो किसी भी कारण से हमारे शरीर के अंदर इंटर करेगी, तो क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, कॉजेज इन्फ्लामेशन, यानी सूजन पैदा करेगी। जब सूजन पैदा करेगी तो डिफेंस मैकेनिज्म डैमेज हो जाएगा। ये हमारे पास पेट को जो लाइनिंग होती है, डिफेंस को जो बचाने वाला होता है, वो डैमेज हो जाएगा धीरे धीरे। अब वो जब डैमेज होगा तो जाके आपको क्या हो जाएगा, अल्सर काजेज हो जाएगा। तो ये आपके सामने पैथोजेनेसिस में दिया गया। क्या, सबसे पहले हेलिकोबैक्टीरिया जो रहेगा, ठीक है, हेलिकोबैक्टर जो तुम्हारे पास रहेगा किसी भी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक, उसके बाद इन्फ्लामेशन यानी सूजन कॉजेज करेगा, उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म को डैमेज कर देगा, जो लड़ रहा हमारे शरीर में वही डैमेज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात उनको क्या हो जाएगा, अल्सर कॉजेज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया उसके पैथोजेनेसिस के बारे में। अब यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में आते हैं। जैसे किसी को अल्सर होगा तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखेगा ना, मितली अथवा उल्टी का महसूस होगा, मतलब उनका जी मिचले टाइप में का और उल्टी जैसी उनको महसूस होगी, तो समझ जाना उनको क्या होने वाला है बाबू। ठीक है, पेप्टिक अल्सर होने वाला है। ठीक, ये भी कारण हो सकता है।
ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पेट में जलन होगी, पेट में जलन होगी तब भी कारण हो सकता है। अपच यानी भोजन खा रहे हैं बट पच नहीं रहा सही से, उसके कारण से भी हो सकता है। गैस लंबे समय तक बना रहे, ठीक है, गैस लंबे समय तक रहे, ठीक है, गैस लंबे समय तक रहे। फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का भाई, ऊपर लिखा गया फार्माकोथेरेपेटिक सेकेंड ईयर टॉपर बैच, तब भी आप सब लोग पूछते हैं यार इतने गंवार ना बनो यार, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास गैस लंबे समय तक बने रहेगा तब भी पेप्टिक अल्सर कॉजेज हो जाएगा। भूख में कमी, कोई बंदा भूख में कमी कर रहा है, यानी अब देखो जाहिर सी बात जब गैस बना रहेगा तो बंदा खाएगा नहीं ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, खाइबा नहीं करेगा, ना के बराबर खाएगा, तो भूख में कमी होगी, तो ये सब कारण क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर कर सकता है, ठीक। तो ये आपके सामने पेप्टिक अल्सर का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा आप बताइए आवाज़ जा रही है कि नहीं भाई, यस और नो में लिखिएगा, ठीक है, यस आप बताइए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्लीज़ एक बार बताते चलिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार तो कमेंट में लिख दो भाई, ठीक है, यानी आवाज़ जा रही है कि नहीं। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस, यानी सिरोसिस के ट्रीटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, डिजीज को ट्रीटमेंट क्योर करने के लिए आपको दवा देनी पड़ेगी। यस सर, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। फ़हीम जी बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस, क्यों, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का तुम्हारे पास बैच चल रहा था भाई। अब तुम सोचो फिर वही कलवाली लगानी हुई थी, 1 घंटा लेक्चर लिए, केवल 27 मिनट का टुकड़ा रिकॉर्ड करके होके चला गया, ठीक है, ठीक। तो ये आप रिस्पांस देंगे तो हमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस, सिरोसिस का ट्रीटमेंट पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो सिरोसिस क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देना। ट्रीटमेंट मतलब दवा के द्वारा, बिना दवा के द्वारा, दोनों आप ट्रीटमेंट यानी उपचार कर सकते हैं। तो अब सिरोसिस क्या होता है, कभी कभी किसी बंदे को देखे होंगे, ठीक है, किसी बंदे को देखे होंगे ऐसे स्किन है तो स्किन पे ऐसे देखेंगे धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं रेड रेड कलर का, तो वो समझ लो सिरोसिस हो गया। पैचेज के फॉर्म होगी तो समझ लो सिरोसिस होगा। क्या लिख रखा है, सिरोसिस की एक स्किन प्रॉब्लम है, यानी स्किन मतलब त्वचा में होने वाली बीमारी है, ठीक। सिरोसिस एक एंटी, ठीक है, ऑटो इम्यून क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, ऑटो इम्यून क्रोनिक डिसऑर्डर होती है जिसमें स्किन सेल जल्दी से बिल्डअप करते हैं। कहने का मतलब जैसे अभी मान लेते हैं यहाँ पर इरिटेशन हो रहा था, यहाँ पर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पर सूजन कर देंगे, यहाँ पर जब सूजन करेंगे तो वहाँ पर रेड पैचेज पड़ जाएंगे, तो वही लिख रखा जल्दी से बिल्डअप करते हैं, ठीक है, बिल्डअप करते हैं और थिक हो जाते हैं, थिक मतलब ऐसे मोटे हो जाते हैं जिससे स्किन, ठीक है, स्किन रेड हो जाती है। उस एरिया में क्या हो जाएगा, स्किन पर रेड पैचेज पड़ जाते हैं, स्किन पर रेड पैचेज पड़ जाते हैं, यानी पैचेज मतलब आ जाती है। दोबारा बोल रहे हैं, सिरोसिस के ऑटो इम्यून क्रोनिक यानी डिजीज कंडीशन है जिसमें स्किन सेल जल्दी से बिल्डअप करते हैं, मतलब अपने आप को दोबारा बनाते हैं और मोटा हो जाते हैं, जिसके हमारे शरीर के ऊपर, ठीक है, शरीर के ऊपर क्या हो जाते हैं, पैचेज पड़ जाते हैं, वो भी लाल लाल कलर का, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, पैचेज पड़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को सिरोसिस बोला जाता है। सिरोसिस में पूरा शरीर रेड पैचेज भी हो सकता है या पार्टिकुलर एरिया पे हो सकता है, ठीक है। कब से पढ़ाते हो आप, बैच में जुड़ जाएंगे, यूट्यूब पे भी नोटिस भेज दिया जाता है भाई कितने बजे इस क्लास चलेगा, पर डे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया किसके, यानी सिरोसिस के इंट्रोडक्शन है। अब क्या कारण है, यानी कारण क्या है कि जिसके कारण से आपको सिरोसिस हो रहा है। सबसे पहले स्किन इंजरी, कहीं मान लेते थोड़ा सा स्किन इंजर्ड हो गया तो उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का खतरा बनता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकता है जो हमारे इम्यून को डैमेज करता है। यानी सनलाइट बर्न मतलब ऐसे एरिया में रहने जहाँ पर बहुत तगड़ी धूप हो रही है, ठीक है, तो उस एरिया में क्या होगा, स्किन को आपको पैचेज बनने का खतरा बन जाता है। तो इस यानी सनलाइट बर्न से भी हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस मतलब कोई बंदा इमोशनल स्ट्रेस ले रहा है तो उसके कारण से भी उसको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है सिरोसिस का, तो ये कारण हो सकता है। अब मेन हमसे पूछा हुआ था ट्रीटमेंट के बारे में, तो दो तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी दोनों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तुम्हारे पास लिख रखा है नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा का, ठीक है, बिना दवा का उपचार, देसी उपचार, बिना दवा का उपचार में लिखना पड़ेगा, बिना दवा का उपचार, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा दवाई उपचार, यानी दवा के उपचार, दवा के द्वारा उपचार किया जाता है, ठीक। ये हो गया। अब बिना दवा के द्वारा मतलब साफ़ सफाई वगैरह रखेंगे तो प्रॉपर साफ़ सफाई रखना त्वचा के से हमारे पास सिरोसिस कम हो जाएगा, ठीक है। साफ़ सफाई रखेंगे, याद रखना साफ़ सफाई त्वचा की करते रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके प्रॉपर नहाना चाहिए, कोई एंटीबैक्टीरियल साबुन वगैरह लगाना चाहिए, तो प्रॉपर साफ़ सफाई रखने से त्वचा हमारी
ठीक है, स्किन साफ रहेगा तो सिरोसिस होने का खतरा कम हो जाएगा। स्किन को मॉइस्चर करें, स्किन सूखा सूखा रहता है तो कोई मॉइस्चर क्रीम आता है, बहुत सारे मॉइस्चर क्रीम मार्केट में आते हैं, उसको आप अप्लाई करिए, उस एरिया में आपका थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। सनलाइट अवॉइड करें, मतलब सनलाइट अवॉइड मतलब सर लेक्चर दीजिए, ठीक है, लेक्चर दीजिए तो लेक्चर तो दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या कर रखा, सनलाइट अवॉइड करना है, यानी जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होती तो वहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है, जाना है तो लड़के हैं नोछा गमछा बांध के तब जाइए, ठीक। तो ये एक कंडीशन हो सकती है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत। दवा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, तो लिखा है फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, ट्रीटमेंट यानी दवाइयों के द्वारा। स्टेरॉइड क्रीम आती है, बहुत सारी स्टेरॉइड क्रीम्स आती हैं, जैसे तुम्हारे पास डिटोनोवेट सी आता है, ठीक है, क्लोबामेथासोल आता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे पास सिरोसिस को कम करने का काम करती है। एंथ्रोलिन क्रीम आती है जो स्किन सेल को क्या कर देती है, ग्रोथ को रोकती है, जो ग्रोथ को रोकेगी तो जाहिर सी बात रेड पैचेज नहीं बनेंगे, ठीक है। लिखा है मेथाट्रैक्जेट का क्रीम प्रयोग कर सकते हैं, सिरोसिस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। एक तुम्हारे पास सोलनम नाइग्रम तथा, ठीक है, यानी एजीरेटचा इंडिका आता है, ये तुम्हारे पास फार्माकोग्नोसी, मतलब ये आयुर्वेदिक क्रीम है, ये यदि लगाएंगे तब भी आपको, ठीक है, जो स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने का चांस हो वो नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास किसके बारे में था, सिरोसिस के बारे में। दोबारा बताते हैं सिरोसिस में क्या क्या लिखना है, यदि आएगा सिरोसिस लिखना है आपके सामने, क्योंकि हमसे पूछा था ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस, तो सिरोसिस का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, कारण बता दिया क्या क्या कारण हो सकता है कि उन्हें सिरोसिस हो जा रहा है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको अच्छे तरीके से बता देना तो अपना काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट में कहाँ चला गया, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है, बोलिए भन्न से आप बोलिए क्या दिया है, कह दिया है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ठीक है, आवाज़ जा रही है कि नहीं एक बार फिर प्लीज कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। कह दिया तुम्हारे पास राइट ए ब्रीफ नॉट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, याद रखना एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हमसे कहा है। अब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ें होती है भाई, ठीक है। अब क्या लिख रखा है ध्यान से सुनिए, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपके सामने यहाँ दिया गया, तो आपको प्यारा सा ऐसे नोट लिखना है किसके बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, हेडिंग ऐसे डालना। अब क्या होता है रेसिस्टेंस, मतलब समझिए क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसे रोज़ एक ही प्रकार की दवाइयाँ खिला रहे हैं, तो बैक्टीरिया जानेगा कि इसके प्रति हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो ढाल लेगा। अब उस कैटेगरी की दवा दोगे तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी वो रेसिस्टेंस बन चुका है। तो उसके अगेंस्ट जो दवाइयाँ प्रयोग की जाती है उसी को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए, पहले लिख रखा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट दवा, ठीक है, वह दवा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे पैरासीटा, ठीक है, यानी पैरासाइट हो, के बिहेवियर के संपर्क में आने पर उसे बदल देता है, उसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट ड्रग्स बोलते हैं। सिंपल सा क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक ऐसी दवा होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, चाहे पैरासाइट हो, उसके बिहेवियर के संपर्क में आने पर, ठीक है, संपर्क में आने पर उसके बिहेवियर को पूरी तरह से बदल दे, ठीक है, उसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट ड्रग्स बोला जाता है, जो आपके सामने यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यानी लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के प्रति डेवलप होने की प्रवृत्ति रहती है, जिसे हम सुपर बग बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे एक दवा दे रहे हैं तो जानेगा कि एक ही प्रकार की दवाई दे रहे हैं तो अपने आप को डेवलप कर लेगा तो उसको, उस प्रक्रिया को सुपर बग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, अब यदि पर्सन को शुगर से यानी सुपर बग हो चुका है तो वो बैक्टीरिया जल्दी मरेगा नहीं, तो उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन दवाइयों का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो ये होगा। नेक्स्ट में एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, दवा यानी पर दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस प्रकार संक्रमण शरीर में बना रहता है और लंबे समय तक संक्रमण बने रहेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है, दवाइयाँ कोई भी दे डॉक्टर वगैरह तो पूरा कोर्स भर उसको चलाए करिए। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया से पूरा देश डरता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 खुराक खैले फिट हो गए दवाई फेंक देना, नहीं खाइए कहीं अब ठीक हो लेकिन जो होते खैले के, तो ऐसा प्लीज़ ना करिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 बैक्टीरिया है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसके अंदर तुम्हारे पास पोर्शन है, ठीक है, एक हमारे पास बैक्टीरिया इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
ठीक। तो ये जिसके पास ऊपर से देखा जाए, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए अब ये ऊपर से कवरिंग, ये बैक्टीरिया हो गए, अब इसके ऊपर कोई भी दवा वर्क नहीं करेगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया बोला जाएगा, ड्रग्स रेसिस्टेंस, ठीक है, ये ड्रग्स रेसिस्टेंस, ठीक है, बैक्टीरिया बोला जाएगा। मतलब सब इंग्लिश में लिखिए सर, ठीक है, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश का बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं, हिंदी इंग्लिश सारा चलता है भाई, ठीक है। ये तुम्हारे पास ये हिंदी मीडियम के लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, तो लिखा है ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया ही हो गया। अब देखिए बैक्टीरिया अंदर पड़ी हुई, इसके ऊपर देखिए कवरिंग हो चुकी है। अब ये बैक्टीरिया अपने आप को कवर लगा लिया है, तो इसके ऊपर कोई दवाइयाँ नहीं काम करने वाली है, ठीक। और तुम्हारे पास इसके अंदर देखा जाए तो कोई बैक्टीरिया नहीं अभी फिल मार देगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नॉन रेसिस्टेंस, ठीक है, नॉन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होता है, नॉन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया हो जाएगा आपके सामने, नॉन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया हो गया आपके यहाँ पर, ठीक। तो ये आपके सामने दो कैटेगरी के अंतर्गत आ गया है, ठीक। अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कितने तरह के तुम्हारे पास बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होती हैं, ठीक। दूसरा तुम्हारे पास एक्सटेंसिव ड्रग्स मेडी, यानी तुम्हारे पास ड्रग्स बैक्टीरिया होती है, मतलब जो बाहर से आती है। और तुम्हारे पास लिखा है पैन, ठीक है, तुम्हारे पास पैन ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होती है, पैन ड्रग्स रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होती है। तो इतने तुम्हारे पास होते हैं, टाइप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में प्रिवेंशन कैसे करना है, यानी एंटी बैक्टीरिया हो गया, हमारे तक गलती तो हो ही गया भाई, अब इसको प्रिवेंट रोकना कैसे है। तो इसके लिए तुम्हारे पास इस स्थिति में 2 या 2 से अधिक कॉम्बिनेशन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको अवॉइड मत करना, इस दवाई को खाना ही पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, MRSA आता है, ठीक है, जिससे इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाता है, मेथासिलीन, मेथासिलीन और ऑक्सासिलीन होता है, ठीक है। मेथासिलीन और ऑक्सासिलीन दवाइयाँ होती हैं जो स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, ऑरियंस, यानी ऑरियंस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियंस होते हैं, जो उसके अब इससे इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास VRI में देखा जाए तो तुम्हारे पास वेंकोमाइसिन दिया जाता है, जो यानी इंट्रोकोकाई जो तुम्हारे पास बैक्टीरिया होती है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट में PRSP होती है, जो पेनिसिलिन होती है उसको सही करने के लिए। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है, क्या आता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है, जो इसको ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो गया है यहाँ से, इससे हम क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इसके सामने टाइप हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास रोकथाम एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लेते हैं, डिप्रेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ माइक्रो यानी बाय फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी दवा के द्वारा कैसे इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं डिप्रेशन गुरुदेव क्या होता है। कहते हैं हो डिप्रेशन में चले गए, उनका मलिया छोड़ के चल गए होता है ना भाई, गांव में बड़ी खतरनाक होता है, पेड़ ओड़ पे जाकर नीचे बैठेंगे, बागी उगी में अकेला इसे बैठेंगे, एकदम मजनू टाइप में बन जाएंगे, खतरनाक खतरनाक सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है। तो ये होता है, बट क्या किया जाए, कोई टेंशन नहीं लेना। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर की कंडीशन है जिसे, ठीक है, जिसे आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर कारण के आधार पर अन्य समूहों में विभाजित किया गया। मतलब सिंपल सा क्या होती है, डिसऑर्डर, यानी डिप्रेशन देखा जाए तो एक मूड डिसऑर्डर है तुम्हारा, सॉरी मूड, ठीक है, मूड डिसऑर्डर मतलब सही से तुम्हारे पास हमारे मूड सही नहीं काम कर रहे हैं, सोशल है क्या है, अरे यार कहाँ से आयल बड़ा हो अमित बाबू तू, ठीक है, ऐसा न बोला मर्दे, ठीक है, बेइज्जती कराओ थोड़ा, तुम फार्माकोथेरेपेटिक चलता, तू कहा थोड़ा सोशल है कहा, ठीक है। तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, ठीक, कंडीशन है जिसमें आगे चल के अनेक अनेक विभाजित किया गया है, ठीक है। एक तब देखिए डिप्रेशन एक सामान्य समस्या है जिसमें, ठीक है, इससे अधिकांश पेशेंट को गलत निदान किया जा सकता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, जैसे अभी हमें मान लेते बहुत ज़्यादा चिंता हो जाए तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक, या कोई बंदा थोड़ा सा फेल हो जाए तो 1-2 दिन डिप्रेशन में चला जाएगा, बट वो रिकवर कर लेता है जल्दी से, ठीक। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार डिप्रेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सैडनेस, मतलब आदमी हमेशा हमेशा सैड के फॉर्म में रहेगा।
लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी में वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, कि तो बढ़िया चीज़ बढ़िया रखा रहे हो तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। प्लीजर, ठीक है, एकदम से शांत रहेगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, मतलब हमेशा वो गिल्ट फील करेगा, जैसे नहीं कहते हैं कि अच्छा कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो उसी के ऊपर बार हम तो सोचता रहेगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, गिल्टी फील करेगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब सही से वो सो नहीं पाएगा। एपेटाइटिस, भूख की कमी हो जाएगी। पुअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, वो सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू WHO डिप्रेशन की डिफिनेशन हो चुकी है। इटियोलॉजी, क्या कारण है कि उनको, ठीक है, क्या कारण है कि उनको डिप्रेशन हो गया? जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब मम्मी पापा से आता है। हम तो नहीं मानते कि ये जो डिप्रेशन है मम्मी पापा से आता है, बट बुक में लिखा रहता है, भाई क्या किया जाए। ठीक, पेरेंटल के बिहेवियर पे थोड़ा सा ट्रांसफर हो सकता है, बट बायोलॉजिकल नहीं। बायोकेमिकल कारण है, मतलब आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेज हो गए, जैसे एड्रेनलिन का कम हो गया, डोपामिन का कम होना, क्योंकि डोपामिन आपको, ठीक है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो इनकी जब कमी होती है तो समझ लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई न कोई दिक्कत हो रही है। तो इसके कारण से हो सकता है। एक्सटर्नल कारण, जैसे कहीं रिलेशनशिप हो गया, पेरेंट्स से कोई गड़बड़ी हो गया, लाइफ पार्टनर में कोई दिक्कत हो गया, ठीक है, या एग्जाम, कहीं भी कुछ कारण बन सकता है जिससे आपको क्या होता है, डिप्रेशन होने का खतरा बन सकता है। ठीक, तो ये कारण हो सकते हैं। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी दवाओं के द्वारा हम उन्हें कैसे उपचार किया जा सकता है, तो उसका कई उपचार कारण दिया गया है। सबसे पहला तुम्हारे पास लिख रखा है दवा उपचार, साइकोथेरेपिक विथ एंटी डिप्रेसेंट एजेंट उन्हें देना पड़ेगा, उससे वो सही मस्त हो जाएंगे। मोनोअमीन, ठीक है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर देना पड़ेगा, इसका एग्जांपल फिनालजीन हो जाएगा। फिनालजीन आपके सामने एग्जांपल है। नॉन एड्रीन रीएप्टेक इनहिबिटर के अंतर्गत देखा जाए तो ए में लिखा है एमॉक्सापिन दे रखा है, एमॉक्सापिन दे रखा है, ये डायरेक्ट दे सकते हैं। सेरोटोनिन रीएप्टेक इनहिबिटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लू, ठीक है, फ्लूजेक्टिन होता है। क्या होता है, फ्लूजेक्टिन होता है, और तुम्हारे पास सिटालोप्राम होता है। तो ये दो दवाइयाँ होती जो उपचार में उपयोग की जाती हैं, ठीक है, उपचार में उपयोग की जाती हैं। ठीक, तो ये आपके सामने हो गया है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक, तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो चुका है। अब ये तुम्हारे पास देखो क्या पूछा था, ठीक है, यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, छठा नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, ठीक है, टू अवॉइड HIV, ठीक है, एप्रो इंट्रेंसिक इन्फेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। मान लेते हैं HIV से इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या कारण है आपके सामने, कैसे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी बताना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल भी बता देंगे, ठीक है, इससे आप काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख रखा, सबसे पहले देखिए HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, इसका फुल नेम। अब इसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। लिखा एड्स, ए मतलब एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक ऐसी स्थिति है जो HIV के कारण होने वाली इम्यून सिस्टम को कम करके अपने लक्षण को दिखाती। कहने का मतलब HIV किसी को हो गया है, HIV से यानी एड्स से, ठीक है, HIV जब किसी के अंदर हो गया तो समझ लो एड्स देखने को मिलता है, क्योंकि एड्स किसके कारण से होता है, HIV के कारण से होता है। तो एक यानी एड्स जो होता है एक ऐसी स्थिति जो HIV के कारण से होता है, जो सबसे पहले इम्यूनिटी सिस्टम को ये जाएगा और उसको हाईजैक कर लेगा। अब बताइए, जो बीमारी से लड़ रहा उसी को हाईजैक कर लिया, जब इम्यूनिटी सिस्टम को हाईजैक कर लेगा, ठीक, तो अपने लक्षण को धीरे धीरे दिखाएगा। तो एड्स का मेन पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, आपके सामने HIV होता है। क्या होता बाबू, HIV होता है। अब HIV का कोई फुल नेम पूछे तो क्या लिखेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में देखें कितने ऐसे लोग हैं जो लिख के दिखाते हैं। यस से क्या हो जाएगा, ह्यूमन, आई से तुम्हारे पास इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, वायरस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोला जाता है। ठीक, अब आगे क्या दे रखा है, HIV एक रेट्रो फैमिली यानी रेट्रोवाइडर, मतलब जो रेट्रो यानी रेट्रोवायरस होता है ना, तो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसका मुख्य कारण तुम्हारे पास कईयों हो सकते हैं, ठीक है, कईयों हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास अब कारण क्या हो सकता है, जो मुख्य कारण देखा जाए, पेपर तो इंग्लिश है बट आप हिंदी में स्टडी करा रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश दोनों है भाई, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, आप समझ ही सकते हैं। हिंदी पढ़े क्या भाई, ऐसा ना करो मेरी जान, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या दे रखा है, महेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं सर, पेपर
हिंदी में स्टडी करा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी मीडियम का बैच चल रहा है महेंद्र जी, हिंदी में चल रहा है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश तो इंग्लिश भी कर सकते हैं, टेंशन उसका नहीं लीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या आते हैं, नेक्स्ट पे तुम्हारे पास आ जाते हैं, क्या लिख रखा है, अब हटाते हैं भाई, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट मेन कारण क्या होता है, एचआईवी होता है, क्या होता है, एचआईवी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा जाए तो कहाँ कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होता है, तो आपको बता देना चाहते हैं, ये ट्रांसमिट की बात की जाए, ठीक है। तो अब अननोन सेक्स किसी से करते हैं, अब अननोन सेक्स किससे करते हैं, ऐसे पार्टनर से करते हैं जिसके बारे में उसको आपके नॉलेज नहीं है, तो उसके कारण से भी आपको शरीर में क्या हो सकता है, एचआईवी खतरा बढ़ सकता है, ठीक। तो ये कारण हो गया। अब आगे क्या लिख रखा, ध्यान से अब आगे सुनिए, क्या दे दिया है आगे के बारे में, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस हो जाएगा, एचआईवी, मलेरिया, ठीक है। तो इसके कारण से हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अननोन सेक्सुअल मतलब तुम्हारे पास सेक्सुअल यानी इंटरकोर्स से हो सकता है, यानी डायरेक्ट म्यूकस के द्वारा, मतलब क्या कर रहे हैं, जब आप किसिंग कर रहे हैं किसी लेडीज को, आप किसिंग कर रहे हैं तो जैसे तो करेगा नहीं भाई, किस करते तो उसके द्वारा म्यूकस का एक्सचेंज होता है, जब म्यूकस का एक्सचेंज होता तो एचआईवी जो रहता हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखा जाए तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवा के आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ठीक। तो इसमें सब क्या करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, जो भी आपके, ठीक है, लाइफ पार्टनर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाइफ यानी पार्टनर का, ठीक है, लाइफ पार्टनर से क्या करेंगे, उससे नॉलेज रखेंगे, ठीक है, यानी जान उसके बारे में जानेंगे। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल का तुम्हारे पास कंडोम का उपयोग करेंगे, यदि किसी से सेक्स कर रहे हैं तो आप कंडोम का प्रयोग करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारी तुम्हारे पास होती हैं, ठीक है, ये करेंगे। और ठीक है, और क्या करेंगे, एवॉइड करेंगे, क्या होगा, ठीक है, एवॉइड अननोन सेक्स, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एवॉइड अननोन सेक्स, जिसे आप नहीं जानते, जिसके बारे में उसको आपको सेक्स नहीं करना है, ठीक। सेक्स करना तो आप कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक, किसिंग एवॉइड वगैरह कर सकते हैं, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। अब मान लेते उन्हें इन्फेक्शन हो गया है तो दवा के द्वारा कैसे किया जाता है, एप्रो, ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास, एप्रोटिरेंसिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, इसमें 2 या 2 से अधिक दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें क्या लिख रखा है, यानी लिखा प्रोफाइलेक्सी इन्फेक्शन में, ठीक है, प्रोफाइलेक्सी इन्फेक्शन में कोट्रामाक्साजोल, यानी कोट्रामाजोल नहीं लिखा है, कोट्रामैक्सोजोल का उपयोग कर सकते हैं, जो लगभग 950 या 650 या 1000 mg के बीच में आता है। आइसोनियाजाइड का प्रयोग किया जाता है, INH का ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, जो एक एंटीवायरस के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हो गया आपके सामने एड्स के बारे में, यानी HIV के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन को कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता। अब इसका हिंदी बताते हैं भाई, कितने लोग हैं, माइग्रेन के उपचार पर टिप्पणी तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में नहीं है सर, इंग्लिश कर सकते हैं, महेंद्र जी प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक है। आप किसी भी वीडियो में अदर कमेंट कर दीजिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अभी भाई हम ले रहे हैं लेक्चर, इसमें हम कमेंट पढ़ेंगे तो लेक्चर डिस्टर्ब होगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, फ़ोन करके कभी 1-2 घंटा बतिया लीजिए, ठीक है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट लिखना है, सारी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। अभी यहाँ में पढ़ा लीजिए प्लीज़, आपसे अनुरोध है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं किस पे, माइग्रेन पे आते हैं, क्या हो जाते हैं, माइग्रेन पे आते हैं। अब माइग्रेन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन एक रीअकरिंग, ठीक है, माइग्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धकपारी, किसे कहते हैं, आधा कपड़ा दर्द करता बड़ा तेज, ठीक है, तो उसको अर्धकपारी बोला जाता है, ठीक है। माइग्रेन एक रीअकरिंग टाइप का सर दर्द है, जो सर के अलग अलग भागों में दर्द होता है, ठीक है, सर के अलग अलग भागों में दर्द हो सकता है। माइग्रेन के कारण मतली हो सकती है, मतलब मिचलन टाइप में होगा, वीकनेस, कमजोरी हो सकती है, लाइट के प्रति हाईली सेंसिटिव, कहीं लाइट जलेगी नहीं तो आपका बहुत खतरनाक टाइप में हो जाएंगे आप, ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। तो आपके सामने इतनी चीज़ें हो सकती हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इटियोलॉजी, क्या कारण है कि यानी होता है किसी को अर्धकपारी, लेकिन माइग्रेन टू एग्जैक्ट कारण एक्चुअल में नहीं पता, क्योंकि कईयों कारण हो सकता है। जैसे जब आप सेरोटोनिन लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता तब यानी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है। दोबारा बता रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता तो माइग्रेन का कारण बन जाता, तो माइग्रेन बन जाएगा। इरेगुलर फूड टाइम, मतलब आप सही से टाइम पे टाइमली खाना नहीं खा रहे, उसके कारण से भी आपको क्या हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब चिंता,
इसके कारण से भी आपको हो सकता है। वीकनेस, कमजोरी हो सकती है, ठीक है, तो कमजोरी के कारण से भी आपको माइग्रेन आ सकता है। तो ये कईयों कारण है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो यानी मेन हमें यही बताना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पहले बिना दवा के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पेशेंट को कूल तथा क्विट प्लेस में रखना चाहिए। मतलब इससे सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले एकदम अच्छे से ठंडी स्थान पर रहेंगे, ठीक है, और शांत जो रूम रहेगा उसमें आराम से सोएंगे, ठीक है। इस कैप के साथ ऑयल का हेड मसाज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा रबिंग के साथ ऐसे क्या कर देंगे ना, जो जंपिंग करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसके सब क्या करेंगे, ऑयल से मसाज करेंगे, उससे भी सही हो जाएगा। एवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है। डीजे हो गया, साउंड हो गया, अधिक आवाज़ से आपको क्या करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। इससे यदि दूर रहेंगे तो माइग्रेशन बढ़िया से हो जाएगा। समय समय पे आपको भोजन लेना है टाइमली, तो ये सारी चीज़ें। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दवा के द्वारा कैसे उपचार किया जाता है, इसमें कैल्शियम आयनल चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरामापामील बोलते हैं। तो ये कैटेगरी की दवा होती है आपके अंतर्गत। कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड होती है, जो तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, इसमें तुम्हारे पास इरोनिमाब होता है, इरोनिमाब होता है। तो ये ड्रग्स के नाम दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन का प्रयोग कर सकते हैं, साइक्लोफेनेक का प्रयोग कर सकते हैं, एस्पिरिन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, नीमोस्लाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कईयों दवाइयाँ हैं जो दर्द निवारक की तरह काम कर रही हैं। मतलब जितने भी थोड़ा दर्द निवारक होती गोलियाँ उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने माइग्रेन के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, कमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा। मतलब ग्लाइकोमा क्या होता है, अब हिंदी थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लाइकोमा के उपचार पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, तो वही तो हिंदी भी बता रहे थे भाई, ठीक है। ग्लाइकोमा के उपचार पर आपको टिप्पणी लिखना है। ग्लाइकोमा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ग्लाइकोमा क्या होता है, ग्लाइकोमा एक आँखों में होने वाली बीमारी है। क्या होती है, आँखों में बीमारी, आँखों में होने वाली बीमारी है। तो क्या लिखा, ग्लाइकोमा एक आंख की सामूहिक बीमारी है। क्या होगा, सामूहिक बीमारी यानी डिजीज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्लाइकोमा में प्रमुख रूप से ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाती है। मतलब प्रमुख रूप से देखा जाए तो ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाती है। अब ऑप्टिकल नर्व क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे, ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारे पास आंखें हो गई, ठीक, ये आंखें हो गई। अब ये हमारे पास लेंस हो गया। यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ से विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ से पकड़ा रहता है, ठीक। यहाँ पर से ऐसे नस जाती है, ठीक है, ऐसे जो नस जाती है जो ब्रेन को लेकर जाती है, ठीक। अब ये जो नस जाती है उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। अब ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है तो आपको ग्लाइकोमा होने का खतरा बन सकता है। तो क्या लिख रखा है, ग्लाइकोमा में प्रमुख रूप से ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे देखने में प्रॉब्लम आ जाती है। बताओ, देखने में मेरी प्रॉब्लम होगी तो समझ लो ग्लाइकोमा कंडीशन बन चुकी है। इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर होता है, इसमें एक्वस ह्यूमर होता है। अब ये प्रेशर अंदर की तरफ लगाएगा, ये बाहर की तरफ लगाएगा तो ये मेंटेन रहेगा, अपने आप काम रहेगा। बट ये वाला प्रेशर जब अंदर की तरफ ज़्यादा रहेगा, ठीक, अंदर की तरफ ज़्यादा रहेगा तो ये चीज़ें फ्लूइड इस पर जाएगी, तो यहाँ पर जो नसें हैं तो उस पर ऐसे नसें एक्चुअल में होती है, तो इस पर इसको दाबेगी, जब दाबेगी तो मैसेज जगह से ही नहीं जा पाएगा। तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण से हो सकता है, जिसे हम इंट्राऑकुलर प्रेशर को आईओपी के नाम से जानते हैं, आईओपी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आपके सामने ये हो गया है। यहाँ से इटियोलॉजी यानी कारण देखा जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है, इटियोलॉजी कारण, इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता, यदि एक्चुअल में देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता है। बट क्या होती है, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक हो जाती है कैनाल, कैनाल मतलब जो नली है वही ब्लॉक हो जाती है। ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो सकता है। ऑप्टिकल, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर है बढ़ जाने से, ठीक है, यह तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाने से, ठीक है, बढ़ जाने से आपको क्या हो जाएगा, यानी ग्लाइकोमा होने का खतरा बन सकता है। तो इटियोलॉजी हो जाएगा। ट्रीटमेंट देखा जाए तो क्या क्या कौन कौन सा कारण है ट्रीटमेंट का, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी बिना दवा के कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर वॉश करना कोल्ड वॉश से, ठीक है, कोल्ड वाटर से, मतलब ठंडे वाटर से प्रॉपर अपने आप को क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक, एकदम मस्त तरीके से, ठीक, आंखों को धोना। काले चश्मे का प्रयोग करिएगा, धूप में जाने से अवॉइड करिएगा, ठीक है, ऐसा काम करिएगा जिससे हमारे आंखों पे ज़्यादा जोर न पड़े, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के द्वारा उपचार, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, दवाई उपचार लिखा जाता है, ठीक है, दवाई से उपचार लिखा जाता है। इसमें तुम्हारे पास बीटा ब्लॉकर का प्रयोग कीजिए, इसमें एग्जांपल टीमोलॉल है, मैनिटॉल का प्रयोग करिए, ठीक है, एडर्नर्जिक एग्नोस्टिक का प्रयोग जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोमोनिमी, ठीक है, ब्रोमोनिडीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रयोग करिए। इससे इन सब चीज़ का यदि प्रयोग करेंगे तो हमारे ग्लाइकोमा होने का जो चांस रहेगा वो कम हो जाएगा,
ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन क्या दे रखा, ठीक है, कह दिया है डिफरेंस बिटवीन कोहन डिजीज, ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बताना पड़ेगा। ये अब इसके बारे में समझते हैं क्या रख रखा है कोहन डिजीज और अल्सरेटिव, इसकी केवल हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब कोहन डिजीज क्या होता है, कोहन डिजीज इन्फ्लामेशन बावेल डिजीज होती है। इसमें डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है, जो खाने वाला ट्रैक होता है, जैसे मुंह से पेट होता है, पेट यानी मुंह से मुंह से हमारे पास ये आइसोफेगस होता है, उसका पेट होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम वगैरह होता है। तो उस ट्रैक में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या लिखा है, इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन आ जाती है। तो कोहन डिजीज एक इन्फ्लामेटरी बावेल डिजीज है जो, ठीक है, डिजीज ट्री यानी सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक, स्मॉल तथा लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन तथा जलन का कारण बनता है, उसे कोहन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहन डिजीज बोला जाता है। यह मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन तथा लार्ज इंटेस्टाइन की आंत को प्रभावित करता है, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक को किसी भी पार्ट में इफेक्ट कर सकता है। यानी मेनली देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, बट हमारे पास जो पेट वाला हिस्सा डाइजेस्टिव ट्रैक, उसको कहीं भी ये, ठीक है, डैमेज कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो ये दो टर्मोलॉजी हो गई आपके सामने। टाइप देखा जाए तो कई तरह के होते हैं। यदि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले रीजन पे इन्फेक्शन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलियटिस बोला जाता है, इलाइटिस बोला जाता है। इन्फ्लामेशन आप यानी सूजन कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी मेनली किसमें, इलियम वाले रीजन पे। तो समझ लो जी ये डिजीज हो गई। गैस्ट्रोड्यूडिनल क्या होता है, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट यानी ड्यूडिनम में कोई इन्फेक्शन होता है अथवा इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम गैस्ट्रोड्यूडिनल बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, जेजुनोइलिटिस बोला जाता है। सूजन तथा पैचेज कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, जेजुनम वाले भाग में होता, तो समझ लीजिए जेजुनोइलाइटिस बोला जाता। तो ये हो सकता है, ठीक। तो ये कारण बन गया है आपके सामने। इटियोलॉजी देखा जाए गुरुदेव, कहाँ पर इटियोलॉजी होता है इनके बारे में समझते हैं। क्या लिख रखा, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ इन इंटेस्टाइनल, मतलब हमारे बैक्टीरिया जो है, ठीक है, हमारे जो तुम्हारे पास इंटेस्टाइन वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो, उसके कारण से हो सकता है। स्मोकिंग कोई बंदा कर रहा है उसके कारण से हो सकता है। एल्कोहलिज्म कोई कर रहा है उसके कारण से हो सकता है। अब दवा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, पहली बात यदि इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे, ठीक, कौन सा, एमॉक्सासिलिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिलिन सबका प्रयोग करेंगे। एंटी डायरियल का प्रयोग करेंगे, जो डायरिया को कम करेंगे तो इन्फेक्शन और हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन जो सूजन को कम करने में मदद करता है, इन सब चीज़ का प्रयोग करेंगे जो हमारे पास कोहन डिजीज ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब अल्सराइटिक कोलाइटिस का होता है, वही सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा सब में। क्या लिख रखा है, अल्सराइटिक कोलाइटिक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जलन तथा सूजन प्रकट होता, तो समझ लीजिए अल्सराइटिस हो गया है। इसमें अक्सर खूनी डायरिया मतलब आप टॉयलेट करेंगे तो उसमें आपको ब्लड आएगा, ऐंठन के साथ साथ बहुत तगड़ा आपका दर्द होगा, तो समझिए अल्सराइटिस कोलाइटिस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइपोथायराइडिज्म। याद रखना हाइपोथायराइडिज्म पूछा भाई, हिंदी उसकी भी हाइपोथायराइडिज्म पर टिप्पणी आपको लिखनी पड़ी। हाइपोथायराइडिज्म पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टिप्पणी लिखना पड़ेगा। अरे भी क्या कैसे, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। हाइपोथायराइडिज्म एक डिजीज है यानी एक बीमारी है जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसका मुख्य कारण हमारी थायराइड हार्मोन कम निकलने से होता, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड हार्मोन होता, ठीक है, थायराइड हार्मोन होता उसके निकलने के कारण से, ठीक है, निकलने से कारण जब कम निकलता, देखिए जब ज़्यादा निकलेगा तो उसे हाइपर बोला जाएगा, कम जब निकलेगा तो उसे हाइपो बोला जाता है, ठीक। तो वही लिखा हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी है जिससे, ठीक है, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिसके कारण से थायराइड हार्मोन कम निकलने लगता है, ठीक। जब कम निकलेगा तो जाहिर सी बात मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन का स्राव करता है, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन का स्राव करती है, एक तुम्हारे पास थायरॉक्सिन जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं, एक तुम्हारे पास ट्राई आइडोथायरॉक्सिन होता है जिसे T3 के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये दो हार्मोन निकालता है कौन, थायराइड हार्मोन। अब कारण क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून इलनेस, मतलब क्या होगी, आपकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है वही खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, उससे हो सकता है। आयोडीन की कमी के कारण से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। डैमेज द थायराइड ग्लैंड, किसी कारण बस आपका थायराइड ग्लैंड ही डैमेज है उसके कारण से हो सकता है। सेलुलर एंजाइमेटिक सिस्टम कम हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर है, ठीक है, जब इस तुम्हारे पास थायरॉक्सिन सेल वगैरह है ना, हार्मोन है, अब उसके सेल के अंदर जो एंजाइम होना चाहिए उसकी कमी हो जाएगी, जब एंजाइम की कमी होगी तो जाहिर सी बात हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा।
ठीक, तो ये कारण हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो क्या हो सकता है, कॉन्स्टिप्यूशन मतलब उन्हें कब्ज बन जाएगा, ओवरवेट मतलब वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाएगी मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी वो चेंजेज हो जाएगी, कमज़ोर तथा थकान महसूस करेंगे मतलब वो क्या करेंगे, कमज़ोर तथा थकान महसूस करेंगे। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो क्या हो सकता है, दवा के द्वारा कैसे उपयोग किया जाता है, लीवोथॉरक्सिन का उपयोग किया जाता है जो कॉम्बिनेशन हाइपोथायराइडिज्म को मेंटेन करता है। कॉम्बिनेशन दवा का उपयोग करेंगे, लियोथायरॉक्सिन और तुम्हारे पास ट्राई आइडोथायरोनिन का, इन दोनों को मिक्सर करके एक दवाई बनाई जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। थायरॉक्सिन के नाम से मार्केट में आता है, थायरॉक्सिन 150, 300, 400, 500 जैसा कंडीशन होता है डॉक्टर वैसा लिखता है। ये हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हो जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके बारे में, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्या पूछ दिया, राइट इन ब्रीफ अबाउट एंजाइना, एंजाइना के बारे में पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने एंजाइना पेक्टोरिस दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बताना पड़ेगा। एंजाइना पेक्टोरिस सामान्यतः चेस्ट पेन बोला जाता है, मतलब आपके सीने में जब दर्द होगा तो समझिए एंजाइना पेक्टोरिस का लक्षण बन रहा है। क्या, एंजाइना पेक्टोरिस की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह की कमी से सीना दर्द करने लगता है। यानी हमारा जो हार्ट होता है 3 लेयर से बनता है, क्या होगा 3 लेयर। ये मान लेते हैं हमारा हार्ट है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम, बीच वाली होती है उसे मीजो यानी मीजोडर्म बोला जाता है या मायोकार्डियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यानी इसको क्या बोला जाता है, जो बाहर की रहती है इसे इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम होता है। तो ये जो तुम्हारे पास लेयर होती है इनको चाहिए पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, ये मांसपेशियाँ की बनी होती है, ये सही से वर्क नहीं करेगी तो उनमें से क्या होगा, सीने में दर्द होने लगेगा। तो इसके कारण से हो सकता है इसमें सीने में, ठीक है, इससे सीने में सिकुड़ने, दबाव, भारीपन, जकड़न के रूप में स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, कहेगा ये सब सारा प्रॉब्लम हो तो समझ लो एंजाइना पेक्टोरिस होने का चांस है। ठीक, कारण क्या हो सकता है, यानी किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो, किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो उसके कारण से हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण से हो सकता है, स्ट्रेस, कोई बंदा लंबे समय तक स्ट्रेस ले रहा है उससे हो सकता है, स्मोकिंग कोई बंदा कर रहा है उसके कारण से हो सकता है। तो ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं जिससे आपको ये डिजीज हो सकती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखा जाए बिना दवा के कैसे उपचार कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को तुम्हें बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रहन सहन, खान पीन, इन सबको तुम्हें बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। स्मोकिंग पूरी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो आप शराब पी रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। प्रॉपर एक्सरसाइज तथा योगा करना होगा, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो काम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल फैट को क्या करना पड़ेगा, कम उपयोग करिए, जैसे जंक फूड आप खा रहे हैं तो ना के बराबर खाइए अथवा पूरी तरह से आप छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दवाइयों के द्वारा, वसोडाइल्यूटर का उपयोग कर, जैसे नाइट्रेट हो जाएगा, ग्लाइसी, ठीक है, ग्लाइसीराइल हो जाएगा, तो इन सब का उपयोग किया जाता है। बीटा ब्लॉकर, मेटाप्रोलॉल हो जाएगा, बिसोप्रोलॉल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपनोलॉल हो जाएगा, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम आयन चैनल ब्लॉकर में देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, वेरापामील प्रयोग कर सकते हैं और हमारे पास डिल्टी जैम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने शॉर्ट आंसर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड को हम अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड को अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक पेज में हम एक्सप्लेन किए थे भाई। ठीक है, हाँ ये सामने है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने सामने लिखा गया। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, यहाँ पर करते जाते हैं। ठीक है, कह दिया है पार्किंसन डिजीज अकर ड्यू टू द डी जनरेटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जनरेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन, मतलब क्या होगा, पार्किंसन डिजीज डी जनरेट कौन करता है, पार्किंसन डिजीज को डोपामीन करता है, तो उसे डोपामीन यानी डोपामीनर्जिक बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, डोपामिनर्जिक दे रखा, कोलिनर्जिक दे रखा, सेरोटोनिन दे रखा और ग्लूटामिन दे रखा। तो यानी पहले का तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या दे रखा है, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, इसके बारे में समझिए। व्हाट टिश्यू ऑर्गन इन बॉडी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अफेक्ट द इम्यूनो यानी इम्यूनो ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब इसमें यदि किसी पर्सन का टिश्यू है, आर्गन है, इसको ठीक है कौन अफेक्ट कर सकता है। ठीक, मतलब ये ऑटो इम्यून किन किन चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है, ये देखा जाए तो स्किन को भी इफेक्ट करेगा, जॉइंट को भी करेगा, थायराइड को भी करेगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब ठीक नहीं, क्या कहा है भाई, ध्यान से दोबारा सुनिए। ठीक,
गड़बड़ हो गया कहीं, अरे भाई दूसरा छोड़ दिया, एस्पिरिन। एस्पिरिन देखा जाए, ठीक, एस्पिरिन है, एस्पिरिन देखा जाए तो एसिटाइल सल्फोनिक एसिड है, तो यानी दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा नंबर क्या पूछा है, व्हाट टिश्यू ऑर्गन अथवा बॉडी सिस्टम कैन अफेक्ट बाय ऑटो इम्यून सिस्टम। ये स्किन को भी डैमेज कर सकता है, ज्वाइंट को, थायराइड ग्लैंड को, सबको डैमेज कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देंगे, यानी तीसरे का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या पूछा हुआ है, चौथा में क्या पूछा, मलेरिया ये कॉज बाय विच द फॉलोइंग, मलेरिया किससे कारण से होता है, यानी लिखा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, लस्मानिया ड्यूनिया, या क्या होता है ड्यूनिया से होता है, या क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई से होती है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होती है। यानी जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज से होती है, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम वीवल होता है, प्लाज्मोडियम वीवैक्स होता है, तो ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, स्पीसीज के अंतर्गत आता है। तो यानी चौथे नंबर का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके बारे में समझते हैं, पलटते हैं भाई, क्या लिख रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर मतलब एंजाइटी आती है, ठीक है, एंजाइटी, अस्थमा नो, ग्लाइकोमा नो, डायबिटीज नो, एंजाइटी, यानी पाँचवें नंबर का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तब पाँचवें का आपके सामने सी हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं, छठा नंबर क्या कर रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी तुम्हारे पास डिजीज है जो कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम के अंतर्गत आती है। पहला एंजाइना पेक्टोरिस, पहला ही तो मार देंगे भाई, एंजाइना पेक्टोरिस बोले अभी चेस्ट पेन, मतलब हमारे हृदय रीजन पे होगा ना, तो इसको बिना सोचे आप यहाँ पर मार दीजिए ए नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड, मतलब क्या होगा, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कितने साल में की जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद तुम्हारे पास, ठीक है, हर 2 साल के बाद एक्चुअल में उसे क्या कर दिया जाता है, अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो हर 2 साल के बाद किया जाता है, कहीं 2 साल दिया है, एवरी 2 ईयर, ठीक है, एवरी 2 ईयर यानी एवरी 1 ईयर, ठीक है, एवरी 1 ईयर और एवरी 2 ईयर, एवरी 5 ईयर, और यहाँ पर नन ऑफ दी, तो ये तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, आठवां नंबर लिखा है पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब इस काल मतलब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही तो उसको बहुत तगड़ा दर्द होता है, उस कंडीशन को डिसमेनोरिया बोला जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिस में नू, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिसमेनोरिया हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बारे में समझिए। फुल नेम ऑफ CPD और DMARD दोनों का हम एक ही बार में 9वां 10वां का लिख देते हैं। इसका COPD हो जाएगा, ठीक है, COPD हो जाएगा, और तुम्हारे पास DMARD हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता। अब COPD क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये तुम्हारे पास क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। ठीक है, ये पल्मोनरी, ठीक है, ये पल्मोनरी डिजीज हो गई है। ठीक है, तो ये बीमारी आपके सामने होती है। DMARD होती है, डी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, यम से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी पढ़े होंगे आप रेमेटोइड अर्थराइटिस में। और ए से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंटी, तुम्हारे पास क्या होता है, रेमेटिक ड्रग्स होती है। ठीक है, डी से आपके सामने ड्रग्स हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है गुरुदेव, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉजेज बाई, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण से होता है। ट्यूबरकुलोसिस देखा जाए तो माइकोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। 12 नंबर क्या दे रखा है, 12 नंबर क्या दे रखा है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोविड-19, कोविड-19 का, अब इसको तो भाई ये तो जनता, आप कोविड-19 के बारे में जानते हैं। कोविड यानी कोविड-19 किससे होता है, कमेंट बॉक्स में आज ही से लिखना है, लिखिए भाई, धड़धड़ाक आप लिखिए, कोविड-19 किससे होता है। आप कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करिए भाई। ठीक है, 13 नंबर हम बताते हैं। 13 नंबर क्या पूछा, नॉर्मल एवरेज यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर इन बिटवीन, मतलब हमारे शरीर के जो आँख के बोले थे इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, वो नॉर्मल कितना होता है, तो वो 10 से लिखा जाए। ठीक है, 10 से लेकर तुम्हारे पास क्या होगा, 12 mmHg के बीच में हो सकता है। 10 से लेकर 12 mmHg के बीच में हो सकता है, कहीं कहीं 10 से 20 के बीच में हो सकता है। 10 और 20 कहीं लिखा रहता है, उसका टेंशन न लीजिएगा, इसके बीच में होता। 14 नंबर क्या दे रखा है,
14 नंबर क्या पूछा, फुल नेम ऑफ HIV, ठीक है, HIV का फुल नेम आपको बताना है। तो यस से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन आई से, अरे भाई इतने लोग हैं तब भी को 2 लोग नहीं लिखे यार। 12 नंबर का आंसर कोविड-19 किससे होता है। ऐसा ना करो मेरी जान, पढ़ रहे हो तो रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और यानी ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, डिफिशियंसी, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास डिफिशियंसी वायरस हो जाता है, ठीक है, वायरस हो जाता है। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी तो कितना लोग कर दिए होते भाई, एक को लोग नहीं किए हैं, ऐसे मत करो यार, ठीक है। 15 नंबर क्या पूछा, व्हाट इज, ठीक है, यूज ऑफ अटोरवास्टिन, अटोरवास्टिन का यूज क्या होता है, ठीक है। तो इसका तुम्हारे पास रिड्यूज कोलेस्ट्रॉल, तुम्हारे पास रिड्यूज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ठीक है, कम करने में बोल सकते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्या दिया है, ठीक है, 16 नंबर क्या पूछा है, कर दिया हाउ अर्गट एल्कोलाइड वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, मतलब जो अर्गट दिया जाता है माइग्रेन में एक्चुअल में कैसे करता है। तो सबसे पहले पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ये ब्लॉक द, ठीक है, ब्लॉक द पेन रिसेप्टर, जो हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं, उसी को ब्लॉक कर देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 17 नंबर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजेज बाय डिजीज, मतलब हेलिकोबैक्टर क्या कॉजेज करता है, अभी आपको पढ़ा है हेलिकोबैक्टर पेप्टिक अल्सर कॉजेज करता है, ठीक है, ये आपके सामने पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनके बारे में समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉजेड बाय डिफिशियंसी ऑफ द 2 विटामिन, मतलब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमारे शरीर में होता तो किन 2 विटामिन के कमी के कारण होता है। एक तुम्हारे पास क्या होता है, विटामिन B12 होता है, और एक तुम्हारे पास विटामिन B9 होता है। तो 2 होता है जो काम करता है, जो हमारे पास आयरन को एब्जॉर्शन में मदद करता है। जब आयरन एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर में तो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोथेरापेटिक्स। अब फार्माकोथेरापेटिक्स की डिफिनेशन आपको जैसे वहाँ पर बोले शॉर्ट में, पहला क्वेश्चन वही सेम टू सेम आप छाप देना। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन ऑफ द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, बिना दवा के ट्रीटमेंट करना, ठीक है, यहाँ पर तुम लिख देंगे बिना दवा का, ठीक है, बिना दवा का उपचार, ठीक है, बिना दवा के उपचार को, ठीक है, यानी हम नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी देसी उपचार के द्वारा, यानी घरेलू लिख सकते हैं, घरेलू उपचार के द्वारा क्या कर देते हैं, घरेलू, लू लिखते हैं, ली लिखते हैं, घरेलू उपचार के द्वारा जो हम बीमारी को ट्रीट करते हैं उसे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा फार्माकोथेरापेटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का 2024 का पेपर सोल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपके लिए कोई भी आपके पास कोई भी डाउट हो कि हिंदी में पूछ हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आप पूछ सकते हैं, बोलिए भाई, ठीक है। यदि कोई भी डाउट हो, ठीक है, कि हमें बैच कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हम पढ़ें सर, कितने साल का पेपर हम सॉल्व कर लेते, ये सारी हो जाएगा। आप डाउट पूछ सकते हैं भाई, ठीक, अब बोलिए। अब ये पेपर ख़त्म हो गया, सामने हम इसको हटा देते हैं, ये आपके सामने पेपर सोल्यूशन ख़त्म हो गया फार्माकोथेरापेटिक्स का। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए भाई, ठीक है। हम आपकी सारी चीज़ों को निवारण किया जाएगा, ठीक है। सर नोट चाहिए आप भैया व्हाट्सअप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चाहे अभी कुछ समय के बाद इसको जब हम एडिट करेंगे, ठीक है, एडिट करेंगे, इसी के नीचे हम क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे अपना, व्हाट्सअप करके कांटेक्ट करिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, आपको जो भी चाहिए पेपर सोल्यूशन कितने भी साल का चाहिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कोई डाउट, ठीक है, और कोई डाउट कि हिंदी इंग्लिश लिखने की बात, एक हमारे भाई पूछ रहे थे हिंदी में लिख सकते हैं कि इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई भी भाषा लिखिए बट हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सेंटेंस वगैरह अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और कोई डाउट भाई, ठीक है, और कोई डाउट हो तो बोलिए भाई बंदा सिंह, ठीक, एनी डाउट ब्रदर, बोला मर्दे, ठीक है। और किसी के पास कोई डाउट है तो बोलिए, कि अब इतना तो बता ही दिए, और ठीक है, नहीं बोलेंगे यार। तो हमने 2 पेपर करा दिया, फार्माकोलॉजी, ठीक है, एक फार्माकोलॉजी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करा दिया है, फार्माकोथेरापेटिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों करा दिया है, ठीक है। अब कौन सा स्टार्ट किया जाए आप बताइए, ठीक है। अब हम देखेंगे वो टाइम टेबल, ठीक है, तो उस टाइम टेबल के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है, जो रहेगा उसको हम अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है, उसको बता देंगे, ठीक। कोई डाउट है भाई बोलिए, नहीं तो रहने देते हैं,
ठीक, तो चलिए भाई लेक्चर की एंडिंग करते हैं। ठीक है, जितने लोग मेरे भाई अंत तक बने लिए उनको तहे दिल से भाई स्वागत है। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। कल रहेगा संडे, संडे कुछ ना कुछ धमाल मचाया जाएगा, देखा जाएगा क्या किया जाएगा। ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, यानी सिलेबस में अकॉर्डिंग में है कि नहीं, जैसे 9 से पेपर स्टार्ट हो गया तो 9 को तुम्हारे पास फार्माकोलॉजी था तो हमने उसे मेंटेन कर दिया। और कोई है ठीक है जो बताओ। ठीक है, चलो लाइन इथिक्स आप सेलेक्ट कर लिए, हम देख लेंगे उसमें क्या है। ठीक, उसी के अनुसार हम शुरू कर देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।